बीजेपी में जा रहे हैं आप, इस बात की बहुत सारी चर्चाएं थी। कुछ लोग ये चाहते हैं कि कुलदीप वत्स को भी बाहर निकाल दो। मैं जिसका हूँ उसका जीवन भर तक हूँ। अभी गुटबाजी आपकी अभी भी खत्म नहीं हो रही है, बल्कि बढ़ ही रही है। कांग्रेस के ही नेताओं ने मीडिया के लोगों को फोन किया और बोला कि कुलदीप वत्स का नाम चला दो कि इसने वोट क्रॉस किया है या इसने बीजेपी को वोट किया। 2 बजे तक उस घूट को मैं पीता रहा। मेरे को 6 लोगों ने ये बातें कही। एक दूसरे से गुटबाजी आपकी पार्टी की खत्म नहीं हो रही है, आप वर्कर का कहाँ सोचे? तो मेरे को दुख किस बात का? हरियाणा की जनता की सोच लो या वर्कर की सोच लो। लगातार हार के बाद भी कांग्रेस का कोई नेता कम से कम एकजुट होकर काम करने को तैयार। सबसे जरूरी है राहुल गांधी जी एक लीडर के रूप में आगे आना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फैसले लें। कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को समझ में नहीं आता है, राहुल गांधी बोलते हैं उनकी बात भी समझ नहीं आ रही, तो कुलदीप वत्स की बात कहाँ से समझ में आएगी? कुलदीप वत्स की बात ना समझ में आए पर ये जनता तो समझा देगी। कुमारी शैलजा के बारे में 2024 के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ नहीं कहा गया, किसी ने रोका? कि कड़े शब्दों में उस बात की मैं निंदा करता हूं। आप लोगों ने जो गाने बजाए, सरकार बनावेगा हुड्डा, ऐसा है सारे गाने चले। 2019 में तो आप लोगों ने चुनाव ही नहीं लड़ा, पहले ही सरेंडर कर दिया। मैंने हुड्डा साहब को भी कहा, मैं हुड्डा साहब सरकार बनाएंगे, पर हुड्डा साहब का अकेले का कसूर नहीं था। 2024 में क्या हुआ, आपको क्या लगता है सबसे बड़ा रीजन क्या था? जो कांग्रेस के नेता थे उनकी आपसी फूट। तो राहुल गांधी से मिलने का प्लान भी मेरा 101% है। कांग्रेस के सीनियर नेताओं के बारे में आपने बोला है, सच्चाई मैंने राहुल गांधी जी को कई बार मैंने रखी भी है। और राहुल गांधी अगर इस यात्रा में आते हैं, सद्भाव यात्रा में, तो कुलदीप वत्स जाएंगे? यस। हुड्डा साहब तो मना कर रहे हैं। नमस्कार, द प्रतिमा दत्ता पॉडकास्ट देख रहे हैं आप, और आज के इस पॉडकास्ट में एक ऐसे नेताजी से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनकी चर्चाएं हर तरफ चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या कांग्रेस में किस तरीके से जिस तूफान को संभालने की कोशिश है उसके बारे में बात होगी। बादली से विधायक हैं कुलदीप वत्स, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेहद करीबी हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी साफ तौर पर बड़े मैसेज देने का उन्होंने काम किया है अपने जन्मदिन के अवसर पर। तमाम लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल थे, तो हमने सोचा कि आज प्रतिमा दत्ता पॉडकास्ट में उन्हीं से ही बात की जाए और तमाम सवालों के जवाब लिए जाएं। हमारे साथ बादली से विधायक कुलदीप वत्स साहब हैं। वत्स साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका प्रतिमा जी। सबसे पहले जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। भगवान आपको बहुत लंबी उम्र दे, बहुत अच्छी उम्र दे, और लोगों के लिए लगातार निरंतर आप यूं ही काम करते रहें। थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरे हरियाणा न्यूज़ के और आप सबका, पूरे हरियाणा वासियों का, पूरे देशवासियों का। बम फोड़ दिया लेकिन आपने बर्थडे वाले दिन, क्या हुआ? ऐसी परेशानी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं पिछले काफी दिनों से मन बड़ा विचलित है कुलदीप वत्स का। कभी परेशान होते हैं, फिर थोड़ा सा मान जाते हैं, फिर परेशान होते हैं, लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसने बहुत सारे जवाब दे दिए कि कुलदीप वत्स नाराज हैं, परेशान हैं, और अब पार्टी में एक बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। देखिए, धन्यवाद आपका जो आपने मुझे बात कही। एक सच्चाई की जो बात है, दिल से जो बात मैं करता हूँ, और शायद राजनीतिक, मैंने बहुत बार कहा राजनीतिक कोई मेरा पेशा नहीं है। मैं बादली का बेटा हूँ, बादली हल्के का बेटा हूँ, बादली हल्के का खून हूँ, और बादली की जनता ने मुझे 3 इलेक्शन में जो मेरा साथ दिया है, मैं जीऊँगा जब तक 36 बिरादरी का एहसानमंद रहूँगा। और मैं अक्सर कहता हूँ, मैं अगर बादली हल्के की जनता को अपनी चमड़े की जूती भी बना के पहना दूँ तो मैं इनका एहसान उतार नहीं सकता। जो मेरा साथ दिया, और जो इलेक्शन में जब अपने बेटे, अपने भाई के लिए मेरी मातृशक्ति या युवा या बुजुर्ग, जो आप इलेक्शन की मेरी वीडियो निकलवा के देखना, जो सम्मान प्यार मिलता था, तो मैं खुद भावुक हो जाता था। पर कहीं ना कहीं जो राजनीतिक सिस्टम है, देखिए प्रतिमा जी, मैं आज आपको एक बात कहूँ, बहुत क्लियर बात कहूँ, मुझे दुख इस बात का होता है कई बार कि जो व्यक्ति मेरे साथ जुड़ा, उस समय उसका लड़का 10 साल का था और वो कांग्रेस में काम किया उसने, और आज उस परिवार में उस व्यक्ति का बेटा आज 28 साल का, 27 साल का हो गया। और जो वर्कर कोई भी जुड़ता है वो अपने आस के लिए जुड़ता है, अपने सम्मान के लिए जुड़ता है। आज मुझे इस बात का बड़ा अफसोस होता है कि आज मैं, बादली की जनता ने लगातार 3 बार मेरा साथ दिया, 2 बार मुझे जिताया। मैं तो तीनों जीत मानता हूँ, क्योंकि वो भी बड़ा एक निर्दलीय के रूप में इतना बड़ा सम्मान दिया, तो मैं उसको भी जीत मानता हूँ। पर हम जो बादली के लिए, जो मेरे दिमाग में जो सपने चल रहे हैं, वो सपने अगर पूरे ना हो, या मेरे अपने साथियों के जो कहीं उनके बात आए, काम की बात आए, रोजगार की बात आए, या उनके किसी प्रकार की बात आए, तो मुझे इस बात से मैं विचलित, जिस दिन से जब हम हरियाणा में हमारी सरकार नहीं बनी थी, तो मैं विचलित तो उसी दिन से इस बात से हूँ कि हमने 2024 के चुनाव, 2024 के बाद का, तो मैं इस बात से, मुझे उसी टाइम से मेरा दिल बड़ा पीड़ित इस बात से है कि जनता ने हमें बहुत ज़्यादा साथ दिया,
और जनता ये चाह रही थी कि हम कांग्रेस का राज लेके आए। और जनता ने, मैं हरियाणा की जनता का कोटि कोटि बारंबार मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन लोगों ने ये सोचा था कि कांग्रेस का राज लेके आएंगे। और कहीं ना कहीं हमारी अपनी कमी से, हमारे पार्टी के बड़े नेताओं की कमी से, हमारी जनता की उम्मीदों पे हम खरे नहीं उतरे। हमने हरियाणा की जनता के उम्मीदों को तोड़ा। चाहे वो किसी प्रकार के जो फर्स्ट लाइन के नेता हैं, कई सेकंड लाइन के नेता थे, कई थर्ड लाइन के नेता थे, कहीं ना कहीं सबने मिलकर हमें ना ज्यादा ये लाइन समझ में आती नहीं है और कार्यक्रम का नाम भी है टू द पॉइंट। तो मैं चाहूंगी आप क्लियर हमें बताइए ताकि हम भी अच्छे से समझ पाए और लोग भी अच्छे से समझ पाए। देखिए, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन के नेता का मतलब क्या है? देखिए, सबसे हमारे जो सीनियर नेता होते हैं, मतलब आप दिल्ली की बात करें, दिल्ली में मैं दिल्ली के हाई कमान की भी बात करता हूँ और हरियाणा के जो लीडर है उनकी भी बात। भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं, इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी या दीपेंद्र हुड्डा जी या शैलजा जी, वो तो जय रणदीप सुरजेवाला जी है जी, सबकी जिम्मेवारी है, सबकी जिम्मेवारी। लेकिन सरकार बनाने का ठेका तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिया था। नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अगर अकेला कोई गुनाहगार माने तो मैं इस बात से वाकिफ नहीं करता। यही बात नहीं कि मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मैं अपने, देखिए, मैं बड़ा सम्मान देता हूँ, मेरे नेता भी है, मैं अपने बाप की तरह मानता हूँ कि कोई व्यक्ति हर बात पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की वजह से 37 सीटें भी आई, ऐसा भी नहीं है। पर कहीं ना कहीं जो गलतियां हुई, मेरे हिसाब से शायद किसी नेताओं पे फर्क नहीं पड़ा हो। फर्क पड़ा है कांग्रेस के वर्कर के ऊपर पड़ा है, फर्क पड़ा है हरियाणा की जनता के ऊपर फर्क पड़ा है। आज वर्कर की क्या हालात है, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, हर आदमी अपनी स्वार्थ के लिए जीतता है, कोई वर्कर के लिए भी सोचता है कि तुम्हारे वर्कर का क्या होगा, जो तुम्हारे लिए खून पसीना आप देता लोग है। तो लड़ाई में इतने बिजी हैं, एक दूसरे से गुटबाजी आपकी पार्टी की खत्म नहीं हो रही है, आप वर्कर का कहाँ सोचेंगे? आप तो जितने भी नेता हैं, आपकी बात नहीं कर रही हूँ लेकिन गुटों की बात कर रही हूँ, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, कुमारी शैलजा हो, रणदीप सुरजेवाला हो, बीरेंद्र सिंह कन्या गुट आ गया, वो कुलदीप शर्मा, ये हर कोई तो अपनी 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 राह पे पकड़ के चल रहा है आगे, कोई पार्टी के लिए तो सोच नहीं रहा है ना। तो मेरे को दुख किस बात का है? मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि या तो आप अपनी सोच लो, या इस हरियाणा की जनता की सोच लो, या वर्कर की सोच लो। मैं और क्या कहना चाहता हूँ, मैं राहुल गांधी जी से बार बार यही तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नहीं, राहुल गांधी भी आते हैं हरियाणा में, पाठ पढ़ाते हैं सारे बड़े नेताओं को टेबल पे बिठा के, तो ये कांग्रेस के बड़े नेताओं को समझ में नहीं आता है। राहुल गांधी बोलते हैं, उनकी बात भी समझ नहीं आ रही, तो कुलदीप वत्स की बात कहाँ से समझ में आएगी? कुलदीप वत्स की बात ना समझ में आए, पर ये जनता तो समझा देगी ना। समझा तो दिया, उसके बाद भी आप लोग सीखने को तैयार नहीं। मैं वही तो कह रहा हूँ, जब इतना बड़ा झटका आप खा चुके हो और फिर एक लाइन पे आप नहीं चल पा रहे हो, कारण क्या है? क्यों नहीं चल पा रहे हो? आप वर्कर को क्यों मार रहे हो? फिर वर्कर को भी कह दो। अगर आप लोग खुद ठीक नहीं चलना चाहते हो और इस पार्टी को डुबोना चाहते हो, तो फिर वर्कर को भी कह दो ना, वो वर्कर ने क्या कसूर किया है। तो मतलब वर्कर को कह दें कि सारे वर्कर बीजेपी में चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे तो कोई काम नहीं होगा। तो फिर आप एक चीज बताओ, मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस का वर्कर बहुत मजबूत है। मैं कह रहा हूँ वो आज भी कांग्रेस के साथ ईमानदारी से खड़ा है, ईमानदारी से डटा हुआ है। मैं वही मेरे जो दुख है अंदर आत्मा से, मैं जो परेशानी इस बात की है, जो आदमी ईमानदारी से अपना घर तक बर्बाद कर देते हैं, वर्कर पैसा खर्च करते हैं, टाइम खर्च करते हैं, एक नेता के पीछे पागल होकर घूमते रहते बेचारे, और फिर समय जब आता है, फिर अगर पार्टी का, मैं कह रहा हूँ उस दिन जिस दिन रिजल्ट आया था, मुझे नहीं पता कौन नेता रोया कौन नहीं रोया, पर मैं ईमानदारी की बात कह रहा हूँ, हरियाणा का प्रत्येक व्यक्ति रोया था जो कांग्रेस के लिए समर्पित था। मैं खुद आज आपको कह रहा हूँ, मैं जीत के भी हार मानता हूँ। मैंने वहाँ जीतने के बाद मैंने कोई जुलूस नहीं निकाला, लोगों ने मैंने कहा सीधा मैं अपने ऑफिस आया और अपने काकातों से मात्र हाथ जोड़ के मैंने कहा, भाई आप लोगों का कोई कसूर नहीं, कसूर है वो सारा हमारा है। तो उनके बारे में क्यों नहीं सोच रहे? आज कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है, जो सेंटर में नेता बैठे हैं, मैं ये नहीं कहता, राहुल गांधी जी बहुत ईमानदार, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, पूरी मेहनत करते हैं, पर वो जो मेहनत करते हैं तो उसी के जो सारे नेता जो बैठ के, तो राहुल गांधी को सपोर्ट कोई देता है क्या? राहुल गांधी को सपोर्ट की मतलब है कि जिस स्टेट में राहुल गांधी काम कर रहा है, तो उन नेताओं का क्या फर्ज बनता है? उन नेताओं का ये फर्ज बनता होगा कि वो अपने वर्कर को एकजुट होके मिलके आप चलेंगे। तो राहुल गांधी
को भी तो तभी नहीं तो सपोर्ट मतलब मिलेगी। ये कांग्रेस पार्टी की ट्रेनिंग में कमी है कि नेता एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, या फिर इतना कुछ होने के बाद 2019 में तो आप लोगों ने चुनाव ही नहीं लड़ा, पहले ही सरेंडर कर दिया। आपको लगा कि भाई बीजेपी का 75 पार का नारा है तो आप लोग तो हारने ही वाले हैं। देखिए, मैं आज आपको एक बड़ी आत्मा से एक बात बिना कह रहा हूँ। लड़े 31 सीटें आ गई। आज मैं आत्मा से कह रहा हूँ, और आज ये हनुमान जी का रोट भी हुआ है और भगवान को साक्षी मान के एक बात कह रहा हूँ। मैं अपने दिल की बात कह रहा हूँ, और उस भगवान से बड़ी कोई ताकत नहीं है। मैंने स्वयं, मेरे मन में ये थी कि हम सरकार बना रहे हैं 2019 में, और मैंने हुड्डा साहब को भी कहा, मैं कहा हुड्डा साहब सरकार बनाएंगे, पर हुड्डा साहब का अकेले का कसूर नहीं था। वो उस तरह की हवा ऐसी चल रही थी कि 75 पार, और हम कुल उस समय भी थोड़ी वोटों से अगर अंतर से देखें तो हमने सरकार नहीं बनाई थी। तो कहीं ना कहीं हमारा उस समय हौसला टूटा हुआ था। जो रिजल्ट आए थे, मतलब 2019 में सिर्फ आप 75 पार के नारे से ही डर गए और आप लोग बैकफुट पे आ गए, चुनाव ही नहीं लड़ा। बिल्कुल, अगर हम मजबूती से चुनाव लड़ते तो ईमानदारी से हम सरकार बनाते, ईमानदारी से हम सरकार बनाते। और हरियाणा की जनता के अंदर देखिए, उस समय मोदी लहर थी, नो डाउट। हरियाणा में 10 की 10 सीट बीजेपी लेके गई। हमारे नेता, हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी तक भी हार गए थे। जो मतलब मैं कह रहा हूँ कि वो एक बहुत बड़ा हमारे इलाके के लिए दुर्भाग्य था। मैं आज आपको बता रहा हूँ, कोई माने ना, मैं क्योंकि मैं सच्चाई के कहने वाला व्यक्ति हूँ। जब जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी टाइम इलेक्शन हराए गए थे, वैसे तो वो हमारे इलाके के लिए और हरियाणा के लिए भी दुर्भाग्य था, कांग्रेस पार्टी के लिए भी दुर्भाग्य था। तो उस समय सबका हौसले इस बात से टूट गए थे, यार कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। दीपेंद्र हुड्डा जी जैसे इलेक्शन हार गए, वो हार गए। तो इस तरह से कांग्रेस का मनोबल टूटा हुआ था, पर वर्कर अंदर से मजबूत था। तो मैं वही तो इसलिए कह रहा हूँ कि वर्कर बहुत मजबूत है, कांग्रेस का वर्कर मजबूत है, लड़ाकू है, और वो किसी बात से नहीं डरते वो। पर कहीं ना कहीं ये जो नेता है, ये अपने राशन कार्ड से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ये अहम की लड़ाई है। ये हेम की लड़ाई है। ये हेम की लड़ाई जब तक नहीं त्यागेंगे तो जनता का नुकसान और पार्टी का नुकसान होता रहेगा। लेकिन लग नहीं रहा है कि बहुत जल्दी ये अकल आएगी या सबक लेंगे, और लगातार हार के बाद भी कांग्रेस का कोई नेता कम से कम एकजुट होकर काम करने को तैयार है। देखिए, मैं आज आपको एक बात कहूँ, इसमें सबसे जरूरी है राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी ने एक लीडर के रूप में आगे आना चाहिए, और राहुल गांधी जी पूर्ण रूप से स्ट्रॉन्ग फैसले लें। नहीं, क्या फैसले स्ट्रॉन्ग देखिए, स्ट्रॉन्ग फैसले। मैं एक बार सवाल पूछ लेती हूँ, क्योंकि राहुल गांधी आए भी है ना, अपने तमाम बड़े नेताओं को उन्होंने बुलाया। कुरुक्षेत्र में भी जिलाध्यक्षों की ट्रेनिंग्स हुई, या पंचकुला में भी तमाम नेताओं से मिले। गुटबाजी नहीं चलेगी, साफ तौर पे ये कह दिया गया। और राहुल गांधी आते हैं तो आपको तो बड़ा मनोबल भले ही मिल जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि जहां जहां चरण पड़े संतन के, वहां वहां बंटाधार। राहुल गांधी के लिए कहते हैं जितना भी आए तो वहां पे बंटाधार पार्टी का ही करेंगे राहुल गांधी। देखिए, मैं एक चीज जरूर कहूंगा प्रतिमा जी, जीवन में हर व्यक्ति का एक समय होता है। ये चक्कर है, ये चक्कर घूमता है। आज मैं मानता हूं बीजेपी का टाइम है, वो किस बल कर रही है, क्या कर रही है, बीजेपी का समय है। आज मोदी जी शिखर में, पर ये भी किसी ने घमंड नहीं करना चाहिए। किसी टाइम में एक नारा था कि इंदिरा जी को, इंदिरा है तो सब कुछ है। इंदिरा गांधी स्वयं इलेक्शन हारी थी, याद करो आप, और किससे हारी थी ये भी आपको पता है। तो घमंड और अहंकार से काम नहीं चलता। ये समय परिवर्तन है। आज शायद नहीं, लेकिन अगर वो बार बार जीत रहे हैं तो खुशी तो होगी ना उनको। देखिए, और आप लोग अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। बीजेपी को ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, आप लोग खुद ही काफी एक दूसरे को निपटाने के लिए। बिल्कुल, मैं जो आपने बात की, अब लाख रुपए की बात कही है, बीजेपी को कम करना पड़ता है और हम उनको जाके कह देते हैं। अब हरियाणा में भी हमने कहा, लो जी, हम बर्फी और मिठाई जलेबी हम नहीं खाना चाहते, आप रखो इसको। यही तो हुआ हमारे साथ, हमारे साथ यही तो हुआ है। नहीं, आप लोग ग्राउंड पे क्योंकि काम करते नहीं हैं, आप बस हवा में बह जाते हैं, और आपको लगता है कि भाई ये हवा हमारे पक्ष में है तो हम उड़ते रहें बस। देखिए, जमीन से जुड़ के क्यों नहीं रहते? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आज आपको कहूँ, मैं आज आपको बिल्कुल खुले मन से एक बात कह रहा हूँ। जब तक कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति, मैं नेता, जो नेता बने फिरते हैं, मैं नेता नहीं मानता किसी को भी। पहली बात, नेता और पॉलिटिशियन इसमें अंतर है। नेता कौन थे? आप नेता नहीं मानते? नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता मानते हैं? मैं आप बताऊंगा, उस बात पे आता हूँ। पहले एक एक मुझे मैं आपको पहले नेता और पॉलिटिशियन का मैं एक जवाब देता हूँ, आप उस पर आइए। पहले नेता कौन थे?
नेता सुभाष चंद्र बोस जी थे, राजगुरु सुखदेव सिंह थे, शहीद भगत सिंह थे, जितने भी जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराया, जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी, असली हीरो हमारे देश के वो थे। हाँ, इस देश में अच्छे पॉलिटिशियन बहुत हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन, आज भी बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हैं। तो पॉलिटिशियन होना और नेता होना, नेता आज एक बात बताओ आप, वो उन्होंने कभी ये सोचा था, जब शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव सिंह, नाम तो बहुत है, जिन्होंने जब इस देश के लिए शहादत दे रहे थे, शहादत दी, अगर वो ये सोच लेते कि यार तेरे को तो फांसी टूटेगी और आप लोग ये किसी को गोली से खुद को मार रहे थे, भी तेरे को अकेले को कोई देश आज़ाद होगा, तो उन्होंने देश के लिए नेता बने, देश के लिए प्रेरणा बने और उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देश के लिए दी, और जब ये देश आज़ाद हुआ, इसमें नेता बहुत वो थे हमारे नेता, ये हमारे बहुत आदरणीय सब जो पॉलिटिशियन है। अब सब मेरे को भी कई बार कहते हैं भी नेताजी, मैंने कहा मैं ना कोई नेता हूँ, ना मैं नेताजी मेरे को कहना। हाँ, मैं राजनीतिक में हूँ, राजनीतिक में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, तो ये बात है इसकी। लेकिन बीजेपी में जा रहे हैं आप, इस बात की बहुत सारी चर्चाएं थी, जिसपे आपने आज तो कम से कम विराम लगा दिया, मतलब बीजेपी में जाने का कोई इरादा कुलदीप वत्स का नहीं है। देखिए, मैं आज आपको एक बात बता दूं, मेरे जो दोस्त हैं, कुछ पार्टी के भी दोस्त हैं, कुछ विरोधी दोस्त हैं, उन लोगों का काम क्या था, वो लोग ये चाहते हैं, कुछ लोग हैं, पार्टी के लोग भी हैं, मैं बिल्कुल बहुत फ्रेंकली बात करता हूँ, कुछ लोग ये चाहते हैं कि कुलदीप वत्स को भी बाहर निकाल दो, कैसे न कैसे करके, कुछ विरोधी भी हैं, पर मैं एक चीज जरूर कहता हूँ, कुलदीप वत्स कोई कमजोर व्यक्ति नहीं है, मैं जिसका हूँ उसका जीवन भर तक हूँ। मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का सम्मान किस बात से करता हूँ, देखिए मैं जिस थाली में खाता हूँ उसमें छेक नहीं करता हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब तक इस राजनीतिक में है, कुलदीप वत्स उसका जीवन भर साथ देगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहे अच्छा करें बुरा करें, उनकी वजह से सरकार चाहे ना आए, देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, मैं अपने पिताजी को सम्मान देता हूँ, देता रहूँगा, इसी प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मैं सम्मान करता हूँ, सम्मान करता रहूँगा। और अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा राजनीतिक में जो मेरे से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो आदेश देते हैं, मैं उस आदेश को 1001% उस आदेश को मैं मानता हूँ। जहाँ तक बीजेपी की बात है, देखिए एक विचारधारा की बात होती है, राजनीतिक मेरा पेशा नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं आज आपको क्लियर कहता हूँ, राजनीतिक मेरा कोई पेशा नहीं है, मैं राजनीतिक में रहूँ ना रहूँ, पर मैं जहाँ हूँ वहाँ सीना ठोक के रहता हूँ और स्वाभिमान के साथ कभी कुलदीप समझौता नहीं करेगा। जहाँ मेरे स्वाभिमान पे कोई ठेस पहुँचेगी या मुझे कोई बात गलत लगेगी तो चाहिए उसमें मैं फिर वो चीज़ें मैं बर्दाश्त भी नहीं करता। जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे मेरे शुभचिंतक हैं जो चाहते हैं कि कुलदीप कांग्रेस पार्टी से चला जाए, कुलदीप वत्स कांग्रेस पार्टी छोड़ के चला जाए। अब तो क्या ऐसी कॉन्स्पिरेसी कांग्रेस के नेता ही करते हैं? किरण चौधरी गई, कुलदीप बिश्नोई गए, बहुत सारे नेता गए पार्टी से छोड़ के। देखिए जो भी तो क्या कांग्रेस के नेता ही अपने दूसरे नेताओं को ठिकाने लगाने का काम करते हैं? देखिए कुछ जो व्यक्ति होते हैं ना, वो पार्टी हित में नहीं सोचते, वो ये सोचते हैं कि हम पार्टी में रह के कैसे कमजोर करें। और चाहे किरण चौधरी गई हो, चाहे कुलदीप बिश्नोई गया हो, चाहे राव इंद्रजीत जी गए हों, चाहे रमेश कौशिक जी गए हों, चाहे कोई और नेता भी गया हो, पर कई नेता, देखिए आज मैं इस बात से भी बड़ा बेबाकी से कह रहा हूँ, ये जो नेता गए हैं कांग्रेस पार्टी ने इनको क्या नहीं दिया, ये बताओ मुझे बताओ क्या नहीं दिया। देखिए नाराजगी उसकी हो जिसका कांग्रेस पार्टी ने कुछ किया नहीं। तो जब किरण चौधरी लीडर ऑफ ऑपोजिशन थी, बहुत बार मैं भी चंडीगढ़ जाती थी सेशन कवर करने के लिए, सारी विधायक दल की मीटिंग तो हुड्डा साहब लेते थे, किरण चौधरी को तो ना कोई बुलाता था ना कोई किरण चौधरी के पास जाता था। तो ये तो आप कहीं ना कहीं ठेस ही पहुंचा रहे ना उनके सम्मान को। देखिए मैं उस समय विधायक नहीं था, एग्जैक्ट में अगर मैं होता तो मैं सच्चाई बता भी देता।
नहीं, लेकिन मैं आपको बता रही हाँ, हूँ नहीं, जब वो मैं थे लीडर ऑफ वो अपोजिशन तो देखिए, कोई जाता नहीं था उनके वो पास। देखिए वो उस समय के जो विधायक है हम्म, वो उन्होंने देखा होगा या क्या, हम्म, मुझे नहीं देखा। हम्म, पर मैं जो कहना चाहता हूँ, हम्म, किरण चौधरी, देखिए चौधरी बंसीलाल जी हम्म, इस प्रदेश के हम्म, मुखिया रहे और बहुत अच्छे मुख्यमंत्री रहे, हम्म, जिन्होंने हरियाणा में अपनी छाप छोड़ी। हम्म, और चौधरी सुंदर सिंह जी से मेरे बहुत अच्छे रिश्ते रहे। हम्म, चौधरी सुंदर सिंह भी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, आज इस दुनिया में नहीं है, ना चौधरी हम्म, बंसीलाल जी है। मैं कभी भी हम्म, कोई भी, आप कभी राजनीतिक बात जो बड़े हस्तियां हुई हैं, हम्म, मैं कभी भी किसी के बारे में कटाक्ष नहीं करता। हम्म, जहाँ तक किरण चौधरी जी की बात है, हम्म, मैंने कभी किरण चौधरी जी पे भी नहीं किया। हम्म, पर मैं ये कह के हम्म, कोई बात करें, हम्म, मान लिया कि भी मेरा सम्मान नहीं है कांग्रेस हम्म, पार्टी, मैं उस बात के लिए कह रहा हम्म। लेकिन सम्मान तो आप लोग जेन्युइनली नहीं करते हैं ना, भले ही आप कहें कि भाई हम लोग करते हैं। हूँ। अरे हम एकजुट कौन होके होते क्यों हैं? नहीं रहते आप? डिसिप्लिन में तो रह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में देखिए तमाम नेता हैं, कम से कम इतना खुले में तो ये नहीं चलता है उनमें गुटबाजी। नहीं, आप लोग तो खुलेआम मीडिया के सामने आकर एक दूसरे को कोसते हैं, रैली के मंचों से अलग अलग तरीके की बातें होती हैं। कुमारी शैलजा के बारे में 2024 के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ नहीं कहा गया, किसी ने रोका? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोशिश की कि भाई इतने बड़े लीडर के बारे में ये सब कहा जा रहा है और उनके ही चहेते नेता कर रहे हैं, तो कंट्रोल तो कर लें, कम से कम रोक तो लें, डैमेज कंट्रोल तो कर लें, देखिए नुकसान मैं को भांप तो सकते थे। देखिए आपने जो बात कही हम्म, कि शैलजा जी के बारे में कहा गा, कहाँ पे कहा, हम्म, किसने कहा, कहाँ कहा? आपको नहीं मालूम? नहीं, आप बताओ ना। नारनौंद में क्या हुआ पूरे प्रदेश ने देखा। देखिए मैं उस की कड़े शब्दों में उस बात की मैं निंदा करता हूँ। हम्म, बहन कुमारी शैलजा जी हमारी सीनियर नेता हैं, हम्म, और किसी भी व्यक्ति जो सीनियर नेता हैं, जो भी इस तरह की घटना होती हैं, मैं बिल्कुल उस बात की कड़े शब्दों में मैं निंदा करता हूँ। और जो भी व्यक्ति था, जैसे वो कोई कहते हैं कि चौटाला पार्टी का कोई बंदा था और वो कांग्रेस की स्टेज पे आके उसने ये बातें कही, तो यहाँ हमारी कहीं ना कहीं गलती ये रही, अगर ना हमने उसी समय उसका खंडन करना चाहिए था कि हमारी पार्टी का व्यक्ति नहीं है। और ये कई बार क्या होता है राजनीतिक में प्री तो प्लान मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र सिंह हुड्डा को सामने आके कम से कम इस पे एक जस्टिफिकेशन देना चाहिए था। देखिए मुझे नहीं पता उसमें उन्होंने दिया होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया होगा, हम्म, पर जो भी हुआ वो गलत है। हम्म, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। और किसी भी के लिए कोई भी शब्द या कोई इतने सबसे बड़ी बात, वो हमारे कांग्रेस पार्टी की नेता भी है, महिला भी है और सारी है, तो मैं उस चीज़ के लिए मैं कह रहा हूँ तो ना। दलित वोट आपको लग रहा है छिटके उसके बाद कांग्रेस से? देखिए मैं इसका ज़्यादा गंभीरता से मुझे आकलन नहीं है, पर कहीं ना कहीं शैलजा जी इलेक्शन में उस समय के बाद गुम रही। शैलजा जी ने भी एक चीज़ देखना चाहिए, जिसको चोट लगी है नहीं नहीं तो उसकी नहीं, चोट पे तो किसी को मरहम लगाने नहीं, जाना पड़ेगा नहीं, ना, वो उसको बात मैं मान समझाना ली। पड़ेगा कि भाई मैं माफ कर दो, मैं गलती हो गई, ऐसा हाँ, कोई नहीं, इंटेंशन नहीं था या हमारी तरफ से ऐसा कुछ गलत बिल्कुल, हुआ मैं नहीं। इस बात को मानता हूँ, जाना चाहिए था और उस बात को सॉर्ट आउट करना चाहिए था। पर कई बार वो बात ठीक है। शैलजा जी भी कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता है, लेकिन हुड्डा गुट वाले नहीं मानते ना। नहीं, मैं जब इस बात को कहीं पे भी कहो, हम हुड्डा गुट की बात करें या उसकी करें, मैं बिल्कुल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का बिल्कुल खास व्यक्ति हूँ, पारिवारिक व्यक्ति हूँ। पर अगर कोई ये बात कहे कि मैं शैलजा जी को नेता नहीं मानता या वो बात नहीं करता, बहन कुमारी शैलजा जी हमारी सीनियर नेता है और मैं मानता हूँ। और नेता जो आप वो कहो वो है, पर मैं एक बात से आज भी खपा हूँ, चाहे वो किसी को बुरी लगे, इस सीनियर नेताओं को, चाहे शैलजा जी को बुरी लगे, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बुरी लगे, चाहे कैप्टन अजय सिंह यादव को बुरी लगे, चाहे शैलजा जी को बुरी लगे, चाहे अपना इसको जो भी और भी नेता रहे, किसी को बुरी लगे, पार्टी ने तो बहुत कुछ दिया ना। क्या पार्टी के प्रति आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती? आपकी पार्टी के प्रति क्या कोई जिम्मेवारी नहीं बनती क्या? आप ऐसे लड़ते रहोगे, आप अपने लिए आपका तो सम्मान और इज्जत बहुत बड़ी चीज है। पार्टी कुछ नहीं है आपके लिए, आपके लिए तो आपका सम्मान सब कुछ है, मैं मान लिया सब कुछ है। पार्टी ने जो आपको इतना कुछ दिया है, एक व्यक्ति को कुछ भी कह दे और आप पार्टी का इतना बड़ा नुकसान कर दोगे। तो
पार्टी ने तो तो भूपेंद्र आप एक सिंह, चीज करो। पार्टी ने तो हुड्डा नहीं साहब को भी बहुत कुछ दिया है, नहीं नहीं मैं कब कह रहा हूँ हुड्डा सीएम जी बना को? के रखा 10 बिल्कुल साल, दिया है ना। तो फिर मैंने उसके क्या बाद कहा? पार्टी मैंने थोड़ा आपको सा नाराज हो गई, नहीं छिटक रही थी, तो नहीं अलग मैंने पार्टी मैंने बनाने की क्या कहा? धमकी देने लगे नहीं हुड्डा साहब। चलिए ठीक है, पार्टी ने फिर से कह दिया चलो आप देखिए मौका देखिए लो, आपके मैंने चेहरे पे चुनाव लड़ते मैंने हैं। मैंने फिर चीजें सेटल हो गई, नहीं फिर बिल्कुल 1 साल तक नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया, उसको लेके भी इतना प्रेशर डालते रहे नहीं हुड्डा नहीं साहब, फिर नहीं फाइनली बना नहीं भी नहीं, दिया गया, तो क्या क्या हुआ? पहले आपकी इस बात पाता हूँ। मैं कब कहता हूँ कि मैं हुड्डा साहब के लिए मैंने कहा, मैंने सबके लिए कहता हूँ। हम्म, अगर आप लोगों ने हम्म, अपनी राजनीतिक चमकानी है, हम्म, ये नुकसान किसका हुआ? पार्टी का नुकसान के साथ साथ ये बताओ ना, ये नुकसान किसका हुआ? ये हरियाणा के उस कांग्रेस के प्रत्येक व्यक्ति का नुकसान हुआ, हरियाणा के उस युवाओं का नुकसान हुआ, किसान का नुकसान हुआ। आप उनसे पूछिए ना। आप लोग तो अपने सम्मान की बात करते हो, भी मेरा सम्मान मेरा सम्मान। इस हरियाणा की जनता के सम्मान के बारे में ये क्यों हुआ? ये जो इतना बुरा हाल हुआ, एक एक कार्यकर्ता गले लग लग रो रहा था। प्रतिमा जी, मुझे खुद आज मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे वो दिन आज भी इतना दुख है। जो कांग्रेस का एक एक वर्कर जो बेचारा लड़ रहा था, मर रहा था, उसके मन से पूछो। इन नेताओं की तो छोड़, चलो मान लिया आपने, तो आपने, उनसे तो पूछो। आप लोगों ने जो गाने बजाए, सरकार बनावेगा हुड्डा, सरकार बनावेगा, उससे नुकसान हुआ? नहीं, वो तो आप अपने हर जगह। अब यार एक चीज बताओ, आप शैलजा जी के तो लोग, कांग्रेस की सरकार की तो बात ही नहीं हुई ना, कांग्रेस तो की हुड्डा सरकार की नहीं, बात हो गई कि हुड्डा ही बनाएगा सरकार। देखिए ऐसा है, सारे गाने चले, कांग्रेस की सरकार बनाएगी वो भी चले हैं, हुड्डा सरकार बनाएगा वो भी। हर वर्कर का, कोई हुड्डा जी ने गाने थोड़ी चलवाए। मैं उस चीज को नहीं मानता हूँ। लेकिन इन गानों से प्रदेश के लोगों में तो बीजेपी के लिए भाई डर डर लग गया। चलो वो तो बीजेपी क्या बच्चों को लगा, कहेगी, युवाओं को लगा भाई हमारी नौकरियां खाई जाएंगी। देखिए मैं किसानों को लगा हमें 2-2 रुपए के चेक दिए जाएंगे। देखिए मुझे मैं एक चीज जरूर कहूंगा, बीजेपी क्या कहती है क्या नहीं कहती, मैं उस बात के नहीं। एक ये माहौल करेक्ट किया, जो भूपेंद्र हुड्डा जब चीफ मिनिस्टर थे। आप इस बात को फिर मत जोड़ना कि मैं हुड्डा गुटका हूं या गुड्डा की बात कर रहा हूं, नहीं, मैं एक सच्चाई की बात कर रहा हूं। कहीं ना कहीं कमियां हमारी रही होंगी, तो हम 10 साल सामने सरकार की तो हम नहीं आए, वो मैं अपनी कमी मानता हूं। पर मैं एक चीज जरूर कहूंगा, ईमानदारी से एक बात कहूंगा, और इसमें मैं बिल्कुल कोई संकोच नहीं करता, ना मैं किसी से डरता, ना झुकता, ना थकता, ना बिकता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इलाके में काम किए, पूरे हरियाणा में भी काम किए, और ईमानदारी से भय भी था, अफसरों में काम भी करते थे। सोनीपत रोहतक के मुख्यमंत्री थे और नहीं, ये झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। वहीं पे काम किया, देखिए वहीं पे नौकरियां बांटी, वहीं पे पर्ची खर्ची का सिस्टम चलाया। देखिए मैं एक चीज आपको कहूँ, मैं एक बात बिल्कुल अदब से कहता हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में वर्करों के, कांग्रेसियों के, गरीब के, मजदूर के, सबके काम हुए। ये जो खर्ची पर्ची की जो बात करते हैं, खर्ची पर्ची तो एक एजेंडा होता है राजनीतिक, सब बोलते हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में, मैं उस समय पटौदी की राजनीति करता था, और मैं आज आपको आपके चैनल के माध्यम से बड़े अदब से कहता हूँ, मैं दुनिया भर के बच्चे लगे, और इसमें भी कई बार कोई नो डाउट भाई उस समय सिफारिश से भी लगते थे, कोई यूं कहते नहीं लगते थे, लगते थे बिल्कुल लगते थे। देखिए आज, पर वो कोई यूं कहते खर्ची और पर्ची, मैं आपको मैं हनुमान जी का दिन आज उनका रोड किया है, मैं बालाजी महाराज की कसम खा के कहता हूँ, हमने दुनिया भर के बच्चे लगाए, किसी एक व्यक्ति को ये कह दो हमने किसी की गऊ खाई हो, अगर कभी किसी के 5 पैसे लिए हो, और दुनिया भर के बच्चे भी लगे। पर ये चीजें वो चीजें तो कहा जाता है लिस्टें पहले ही आउट हो जाती थी, आप लोग अपने रिश्तेदारों को, जानकारों को लिस्टों में डाल देते थे, उनके बच्चों को डाल देते थे। 94 एसडीओ लगे, 88 या 80 कितने बच्चे बाहर के लगे, और कितने बच्चे हरियाणा में लगे हैं। मैं मानता हूँ अच्छी बात है, अच्छी बात है। आप अगर लगा रहे हो, जो मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे तो कहे तभी मैं मतलब मेरिट बेस पे लगा रहा हूँ। चलो किसी के बच्चे लगे, कहना नहीं, लोगों ने तो माना भी ना, उस पर बार बार स्टैंप लगाया कि भाई मेरिट पे मिल रही नौकरी, तो बहुत अच्छी बात है। देखिए मैं उस बात के लिए सहमत हूँ कि मेरिट पर नौकरी मिलनी ही चाहिए। तो आप लोग दे देते तो हमने भी दी है मेरिट पे, बिल्कुल मेरिट पर नौकरियां दी है, मेरिट पर नौकरियां दी है। और एक चीज और भी है प्रतिमा जी, मैं इस बात से, देखिए मैं तो कोई उस समय ना एमएलए था ना कुछ और था, पर कई बार क्या होता है, आज ये क्वेश्चन में जो दे रहे हैं ये मेरिट पे दे रहे हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ जो एचसीएस लग रहे हैं मेरिट पे दे रहे हैं। पर छोड़ो वो चीज़ें, किसी की गहराई में जाना, ये सब एक है ना, एक लोगों ने एक वो बना दिया, बगैर खर्ची, बगैर पर्ची, बगैर खर्ची। या हमने तो पता नहीं, इन बीजेपी वाले सुन रहे हैं बगैर खर्ची, बगैर पर्ची, ये क्या है, ये बगैर खर्ची क्या, इन किसी ने खर्ची पर्ची ली है? अब मेरे पास एक ऐसा प्रूफ है इसमें,
जवाब दे। एक एक हिसार के व्यक्ति से 1.5 करोड़ रुपए की हमारे झज्जर के किसी व्यक्ति ने ले रखे हैं और HPSC का उसके लगाने के लिए ले रखे हैं और वो पिछले 4 महीने से वो चक्कर काट रहा है। यहाँ फायर लॉज भी हो रही है, आज तक गिरफ्तार भी नहीं हुआ। वो किसने, वो खर्ची पर्ची की थे, किसके थे? पर चलो इन बातों पर मैं नहीं जाता, मैं अपने उस पर आता हूँ। तो अभी 2024 में क्या हुआ चुनाव में, आपकी वजह से आपको क्या लगता है सबसे बड़ा रीजन क्या था सरकार ना आने का? देखिए, सबसे बड़ा रीजन जो कांग्रेस के नेता थे उनकी आपसी फूट, और दूसरी जो एक सेकंड लेयर के जो टिकटार्थी थे, जो मैं आज बड़े अदब से कहता हूँ, जो इससे पहले हमारे प्रभारी थे, सबसे बड़ी चूक मैं उनकी मानता हूँ। और बड़ी भूल और बड़ी चूक जिन्होंने एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 80-80 लोगों से 20-20 हज़ार रुपये लेके उनके फार्म भरवाए। क्या जरूरत थी? जबकि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 80 कैंडिडेट आपके आ गए तो और 20-20 हज़ार रुपये होंगे, वो तो उसी दिन नहीं सोचा भाई तेरी तो टिकट पक्की हो जाएगी, इंटरव्यू लूंगा, ये लूंगा, वहाँ एक बबंडरबाजी ढोंगबाजी करके वो जिसने जहाँ जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में टिकटार्थी थे उसने किसी एक आधे व्यक्ति को, मैं नहीं कहता कि सभी, पर 80% उन लोगों ने अपने कैंडिडेटों को हरवाने का काम किया और बीजेपी को सपोर्ट किया। और ये धारणा होगी कि सीएम तो हुड्डा साहब बने, परवलई से MLA ले लो, सीएम हुड्डा साहब बने, फलाना ले लो। तो ये धारणा से हमारी सरकार को बड़ा नुकसान हुआ। ना आने से जो हम आज विपक्ष में जो बैठे हैं, इसका मुख्य कारण ये भी था। ये तो बहुत सारे, चलो आप ये कह रहे हैं कि टिकटों के लिए तमाम लोगों ने अप्लाई किया और ये एक बड़ा रीजन था। ये बड़ा रीजन, ये भी बड़ा रीजन भी तो नहीं किया ना अपने नेताओं को, जो निर्दलीय खड़े हुए आपने उनको मैनेज करने की कोशिश भी नहीं की। नहीं, हाँ, कुछ निर्दलीय मैनेज नहीं हुए, किया कि भाई ठीक है खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं। कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं हुआ, कुछ ने। अरे ये राजनीतिक है प्रतिमा जी, इसमें साम दाम दंड भेद सब कुछ चलते हैं। तो आप मेरिट की बातें एक तरफ करते रहे, विनेबिलिटी क्राइटेरिया देते रहे, अंबाला कैंट में चित्रा सरवारा की टिकट काट दी। देखिए क्या बल्लभगढ़ में शारदा राठौर की टिकट काट दी। मैं बिल्कुल उस बात से सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। कई टिकटें हमारी गलत हुई है, तो कहीं ना कहीं मैं और क्या कह रहा हूँ। पर जो मैं कहना चाह रहा हूँ ना, निर्दलीय के साथ साथ जो लोग, चलो निर्दलीय खड़ा होकर 2-4-5 हज़ार की उसका नुकसान हुआ, पर जो लोग पार्टी में रह के वोट तो नारे तो प्रतिमा जी के साथ बोल रहे और वोट दिला रहे दूसरे की, ये सबसे बड़ा डेंजर जो काम था, ये सबसे बड़ा डेंजर काम ये था। तो नेताओं की गुटबाजी नंबर 1, दूसरा बहुत सारे लोगों के फॉर्म भरवा लिए नंबर 2, और तीसरा कि भाई जो भी निर्दलीय कम से कम खड़े हो गए उनको मैनेज करने की कोशिश नहीं। ये तो कुछ कोशिश भी की, कुछ फिर फंडिंग होने लगी, कुछ। देखिए राजनीतिक में सब चलता है। फिर तो बीजेपी ने एक नेता पे मतलब ठीकरा नहीं फोड़ रहे। नहीं, बीजेपी ने भी फिर क्या किया? बीजेपी ने भी क्या, भाई हाँ इनको खड़ा रखो। बीजेपी तो चुनाव लड़ेगी ना, वो तो लड़ेगी, वो तो पूरे टाइम चुनावी मोड में रहते हैं। मैं उनकी कोई गलती नहीं मानता हूँ, गलती तो हम अपनी मानते हैं ना। और हमारे जो आज जो साथी थे, आज वो पछता रहे हैं। वो नहीं सोच रहे थे कि यार एक MLA नहीं आ, सारी 70 सीट आ रही है, ये जो तो एक हर जाएगा तो कोई नहीं, हुड्डा सीएम बन रहा है। अच्छा, ये कांग्रेस पार्टी के नेता सोच रहे थे, कोई बात नहीं, ये हार गया तो हारने दो। हाँ, मतलब जो ये सेकंड लाइन के जो थे, जो टिकटार्थी थे, सबका एक ये बन गया कि हर एक हर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक कम होता आप लोग 37 पे। आप ये देखो, कहीं हम 500 वोटों से आ रहे हैं, कहीं 28 वोटों से आ रहे हैं, कहीं 3000 वोटों से आ रहे हैं, कहीं 2500 वोटों से आ रहे हैं, कहीं 1800 वोटों से आ रहे हैं, कहीं 2200 वोटों से आ रहे हैं, कहीं 1600 वोटों से आ रहे हैं। तो आप आइडिया लगा लो ना, हम 7-8 सीट तो ऐसे ही गए ना। तो राज्यसभा में क्या हुआ? राज्यसभा चुनाव में तो कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए थी। 9 विधायक, 5 जिन्होंने सीधा क्रॉस वोट किया, 4 जिनकी वोट कैंसिल हुई। आपका नाम भी खूब सुर्खियों में रहा। आपने क्या वोट कैंसिल करवाई थी? क्या लगता है आपको? लोगों के सवाल हैं तो मैं आपसे पूछ रही हूं। मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आज आपको एक बात कह रहा हूँ। कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। एक महात्मा था और उस महात्मा ने काफी मेहनत करके कुछ शिष्य पाले, और एक दिन महात्मा जी के दिमाग में एक बात आई कि यार एक दिन इनका कम से कम इनकी परीक्षा तो लो, इनके दिमाग है या नहीं है। उस महात्मा ने सबके हाथ में मुर्गे पकड़ा दिए और मुर्गे पकड़ा के कहने लगा, भाई इसकी गर्दन को ऐसी जगह तोड़ के लाना जहाँ कोई नहीं देखता। तो सारे कोई कहीं तोड़ लाए, कोई कहीं महाराज जी के पास आए,
महाराज जी बोला हाँ भाई तोड़ ले, ये बोला हाँ जी, बोला कहाँ तोड़ी, बोला जी फलानी जगह, बोला किसी ने देखा नहीं जी, किसी ने देखा गुरु जी, किसी ने, सब ने वही एजेंडा। एक आप जैसा कोई समझदार शिष्य था, वो मुर्गे को पीछे छुपा रहा, उसने महाराज के हाथ में ला के दे दिया। कहने लगा भाई तने क्यों नहीं तोड़ी, कहने लगा महाराज आपने कहा था जहाँ कोई नहीं देख रहा हो वहाँ इस गर्दन को तोड़ना, तो महाराज भगवान देख रहा था। मैं भगवान को मानने वाला व्यक्ति हूँ, मैं बादली हल्के का खून हूँ, बादली हल्के का बेटा हूँ, और मुझे भी इस बात की ही पीड़ा थी। ना मैं कभी जिंदगी में बिका, ना मैं झुका, ना मैं थका, और मैं बीजेपी के लोगों को भी चैलेंज करता हूँ और कांग्रेस के लोगों को भी चैलेंज करता हूँ। और आज मैं हनुमान जी का दिन मैं कह रहा हूँ, मैं बालाजी महाराज की कसम खा के कहता हूँ, मैंने किसी एक व्यक्ति की एक चव नहीं मिली हूँ, मैं स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ। मुझे पता है, मैंने मुझे पता इसी बात का तो है, दुख इसी बात का है। मैंने ईमानदारी से मैंने अपनी पार्टी की सच्चे दिल से सेवा की। चाहे पिछला राज्यसभा था, पूछो हमारे नेता से, और अब के भी पूछो। पर कुछ जो जयचंद नेता बन के फिर रहे हैं ना, जो कुछ लोग ऐसे हैं। कौन है वो जयचंद? आप जयचंद बार-बार बोल रहे हो, देखिए पार्टी बोला, लेकिन नाम क्या है उन जयचंदों का? आज मुझे एक बात बताओ, आज आपने फिर मेरे को वो दिलाया गुस्सा। आप एक बात बताओ मुझे, क्या आपने 5 वोट क्रॉस होगी, सारी वोट देख ली? देखी ना? उन कई एमएलए जैसे हैं, उनकी औकात नहीं है, और ऐसे पैसे में गच भी हैं जिन्हें पैसे में कोई खरीद नहीं सकता। वो व्यक्ति बीजेपी की वोट कैसे देंगे? मैं इसीलिए कहता हूं कि राहुल गांधी जी अगर कांग्रेस को जिंदा रखना है तो ये जो भेड़, जो गद्दार व्यक्ति, बड़े नेता यहाँ बैठे हैं, आपके आसपास बैठे हैं, जिनको आप सम्मान देते हो, जिनको सारी जिम्मेवारियां सौंप देते हो, ये जब तक आप इनको दोगे तो आप अपने घर के अंदर, हम अजगर सांप नहीं। ये कौन बड़े नेता, कौन? बीके हरिप्रसाद? देखिए आप वो तो बाद की बात, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ। अच्छा, हरियाणा में? मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ। कौन से? कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला? आप बात उस पर छोड़ो, कौन है नाम तो जानना पड़ेगा। मैं बता दूंगा नाम, मैं राहुल गांधी जी को नाम बताऊंगा। अच्छा, उन्हीं को बता के आएंगे? 101% नाम बताऊंगा। मुझे राजनीतिक में, मैं कह रहा हूं, मैं कोई डर की राजनीति नहीं करना चाहता, मैं सच्चाई की राजनीति करूंगा, ना राजनीति छोड़ दूंगा। जो इसके साथ रह के यहाँ पार्टी को, जो सब कुछ मठाधीश बन के बैठ रहे हैं और कांग्रेस को बेच रहे हैं मिलके, आप उनको खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं करोगे, राहुल गांधी जी, मैं आज राहुल गांधी जी से मैं मिलके ही कहूंगा, आपको आगे ये नहीं बढ़ने देंगे। आप कितनी मेहनत कर लो, आपको आप 10 गज, कौन मठाधीश ये 100 गुना में जानना चाह रहे हैं ना। कुलदीप वत्स नाम नहीं लेते खुल के, ये सबको पता है। हुड्डा साहब का जिक्र कर रहे हैं, कुमारी शैलजा, क्योंकि मठाधीश हुड्डा साहब, एक चीज मैं आपको एक बात कर रहा हूँ, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां नहीं बैठते ना, तो यह राज्यसभा की सीट भी नहीं आनी थी। ये भी आज आपको बता रहा हूं। तो जीत के भी हार गए ना आपकी, तो जीत वो ठीक है, मैं तो जीत की हार मानता हूँ। मानते हैं कि जीत के हार? बिल्कुल जीत की हार मानता हूँ। जब आपके विधायक, आपके नेताओं के, आप उनका रिकॉर्ड काटो सारा, क्यों गए ये? राहुल गांधी जी ने बुलाना चाहिए था इन नेताओं को कि भी ये एमएलए गए तो गए क्यों, किसके थे, किसकी वजह से गए हैं। जब तक पार्टी नहीं सुधर सकती, अब आएंगे और कह देंगे गुटबंदी खत्म। ये गुटबंदी, ये जो कांग्रेस का नाश कर रहे हैं, कांग्रेस का नाश, इससे बड़ा और नाश कांग्रेस का क्या करेंगे? क्योंकि आपको लेके भी बहुत सारी बातें चली कि भाई शिमला नहीं गए आप विधायकों के साथ, क्यों जाऊं? कसौली नहीं गए तो मतलब क्यों जाऊं? इसलिए आप पे डाउट कर सकते हैं। आप एक बात बताओ, क्या मेरे परिवार से बड़ा कुछ हो सकता है? मेरे भतीजों की शादी थी, सब ने पता है, ऑल टू जेड लोगों को पता है। तो वोटिंग वाले दिन क्या हो रहा था? मतलब कह रहे हैं कि भाई दीपेंद्र आपको पकड़ के लेके जा रहे हैं, आपने तब भी कोई नाराजगी थी क्या? आप एक बात सुनो, अब आपको मैं पहले, आपने कहा शिमला गए हैं 12 तारीख को, 12 तारीख मेरे एक फंक्शन था 7 तारीख का, एक 9 की बारात थी, एक 12 की बारात थी, एक 15 का फंक्शन था, ठीक है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से पूछो, दीपेंद्र हुड्डा जी से पूछो, अध्यक्ष जी से पूछो, बीके हरिप्रसाद जी से पूछो कि मैंने क्या कहा था। उसके बाद आपने कहा कि दीपेंद्र हुड्डा आपको पकड़ के लेके गए वोटिंग वाले दिन। यस, ये बिल्कुल झूठ। मैं यहाँ से गया हूँ सुबह, क्योंकि 15 का रात का फंक्शन था, दिन में भी था, मैं सुबह यहाँ से चला हूँ, और विधायक इकट्ठे होके वहाँ पे कोठी पे हुड्डा साहब की वे चले गए। तो दीपेंद्र जी, मैंने कहा दीपेंद्र जी हम और आप इकट्ठे चलेंगे, मैंने कहा था कि पता नहीं कौन नेगेटिव फैलाते हैं। और मैं, दीपेंद्र जी, जयप्रकाश जी,
और मौलाना जी और ब्रह्मचारी जी, हम्म, हम सारे जब एक गाड़ी में जाके बैठ के गए थे। हम्म, इसमें पकड़ने की क्या बात है? हम्म, अरे दीपेंद्र जी और मैं इकट्ठे नहीं रहते क्या? हम्म, और दीपेंद्र जी मुझे पकड़ के ले जाएंगे क्या? तो मतलब उस वक्त तक कोई टेंशन नहीं थी। कोई नाराजगी नहीं उस लेकिन वक्त फिर में। जब काउंटिंग वोटिंग हो रही थी देखिए तब भी आप बड़े बेचैन थे, देखिए बड़े परेशान लग रहे थे, लोग आपके चेहरों के बड़े हाव भाव के अलग अलग मतलब निकाल एग्जैक्ट रहे थे। आपको मेरी परेशानी 4:30 बजे बाद दिखी होगी ना। हम्म, इससे पहले मैं खुश था अपनी पार्टी के साथ, एक एक विधायकों को मोटिवेट करके मैं साथ था ना। 4:30 बजे के बाद मेरी नाराजगी देखी होगी ना आपने। इससे पहले तो नहीं था ना। और हुड्डा साहब से पूछो, दीपेंद्र जी से, वो तो हुड्डा साहब ने क्लियर कहा। कारण क्या है? अगर कोई आपके साथी किसी मीडिया के लोगों को फोन करके ये कहे कि आप इसका नाम चला दो, इसका नाम चला दो, और वो मीडिया के साथी आपको आके ये बात कहें, जिनको मैं अपने परिवार के लोग मानता हूँ, तो क्या प्रतिमा जी आपको दुख होगा कि नहीं होगा? अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कांग्रेस के ही नेताओं ने मीडिया के लोगों को फोन किया और बोला कि कुलदीप वत्स का नाम चला दो कि इसने वोट क्रॉस किया है या कैंसिल, इसने बीजेपी को वोट दिया। तो आदमी अब क्या होगा इस बात को? जो लोग ये चाहते हैं कि कुलदीप वत्स हुड्डा फैमिली के नजदीक ना रहे, तो आप ये बताओ आदमी की परेशानी होगी कि नहीं? और मैं उस चीज को 2 बजे तक उस घूंट को मैं पीता रहा। मेरे को 6 लोगों ने ये बातें कही। उसके बाद जब रिजल्ट आता है, जब वहां पे जो विधायक कांग्रेस को वोट दे रहे थे ना, वो विधायक सारे वहीं डटे रहे। जो वहां पे जो बातें चल रही थी, धिंगताना हुआ, बत्रा जी रोते हुए बाहर आए, अंदर भी जो माहौल पैदा कर रखा था, तो हम वहां पे डट के खड़े थे सब। लेकिन आप सबका नाम ले रहे हैं। अब बहुत सारे, चलिए हुड्डा साहब ने हालांकि कह दिया कि कुलदीप ने वोट नहीं क्रॉस किया, ना कैंसिल किया। मैंने खुद कुलदीप मैंने हुड्डा जी को वोट देखा है। मैंने हुड्डा जी को दिया है। पर कारण क्या होता प्रतिमा जी? जब उसके बाद भी कुछ ऐसी बातें लेकिन हुई, आपके अलावा बहुत सारे नाम और भी चले। जस्सी पेटवार का नाम चला कि भाई जस्सी बिक गया, या किसी ने चला दिया। इंदुराज नरवाल के नाम को लेके कईयों ने जिक्र किया। तो बहुत सारे अलग अलग नाम, कोई विकास के नाम का जिक्र कर रहा था। नहीं, देखिए मैं एक बात जरूर कहूँ, ये जो 5 व्यक्ति थे, ईमानदारी से इन 5 व्यक्तियों के अलावा किसी व्यक्ति ने, कांग्रेस के ने, कोई भी वोट कहीं भी बीजेपी को नहीं दिया। सिर्फ 5 लोग ये थे। ये सच्चाई है। मैं किसी का झूठा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिन्होंने क्रॉस वोट किया सिर्फ वही 5 गद्दार थे? वही गद्दार थे। और किसी ने भी, मैं किसी के, देखिए मुझे भगवान के जी देना है, वो सारे पार्टी के साथ मजबूती से इस बात के लिए खड़े रहे और उन्होंने पार्टी को वोट दी। किसी का कोई क्या कहता है, आज ये सोशल मीडिया का जमाना है, तो वो क्या कहते हैं उसका कुछ नहीं है। पर मैं एक बात कह रहा हूँ, आत्मा सो परमात्मा, भगवान हर चीज को देखता है। ये चीजें गोकुल सेतिया की कह दो, कोई फलाने की कह दो, कोई जस्सी की कह दो, कोई इंदुराज की कह दो, ये बिल्कुल 1001% बिल्कुल निराधार और झूठ बात है। तो ये 5 विधायक जो एक जैसे कपड़े, एक जैसे टी शर्ट्स, एक जैसी जैकेट पहन के अक्सर दिखाई देते हैं, ये क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? देखिए ये उनकी सोच है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। हिमाचल से भी ऐसी तस्वीरें आई, वो 3 नंबर की टी शर्ट पहने खड़े हुए हैं, दिखा रहे हैं। मतलब 3 नंबर का कोई लॉजिक है, या किसी पंडित ने कहा था कि 3 नंबर पहन के फोटो खींचवा लो और इससे कल्याण होगा कांग्रेस पार्टी का? देखिए प्रतिमा जी, जहाँ तक आपने जो बात कही है, देखिए उसका जवाब वो खुद देंगे कि 3 नंबर की वो टी शर्ट उन्होंने खुद क्यों डाली, क्या उसके कई बार क्या होता है, एक रूटीन में कोई बात होती है। मैं इसके बारे में, या तो आपने कहा वो जो जिन ने डाली है, वो इस बात का जवाब वो दे सकते हैं। इससे मैं इस बात का मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। उन्हें क्यों डाली, किस लिए डाली, क्या कारण था, वो इस बात के लिए वो बता सकते हैं। मैं इस बात के लिए उनका। आपने सांसदों का जिक्र किया कि भाई वरुण मुलाना थे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा थे, सतपाल ब्रह्मचारी थे और जेपी साहब थे। 5 सांसद है ना, तो 4 का नाम लिया आपने। कुमारी शैलजा को सांसद नहीं मानते? नहीं, मैं कुमारी शैलजा सांसद रहेंगी। मैं कब कहता हूं? तो उनको चुनाव के बारे में ना बताया गया, ना पूछा गया, ना हिमाचल जाने के लिए बोला गया। देखिए उनकी तकलीफ भी इसको लेके सामने आई मीडिया में। उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो जानकारी नहीं। देखिए जिसने मैंने आपने मेरे से आपने ये पूछा कि आपको दीपेंद्र हुड्डा पकड़ के लेके गए।
मैंने उस बात का जवाब दिया। नहीं तो नहीं, पांचवा सांसद भी नहीं, तो हो पांच सकता था ना, वो आपने पांचवें वही सांसद चीज, को क्यों नहीं अरे डाला भाई बीच में? वो यही चीज तो मैं कह रहा हूँ, वो मेरा काम नहीं है ना। मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ कोई, मैं पार्टी का सीएलपी लीडर हूँ कोई, या मैं पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता हूँ क्या? मैं तो वर्कर हूँ पार्टी का। ये तो ये वरिष्ठ नेता हैं, शैलजा जी हैं, हुड्डा जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। जेपी के घर में तस्वीर देखी मैंने, उसमें भी 4 सांसद ही थे, पांचवा था नहीं। मैंने बोला पांचवा कहाँ है, मानते नहीं पांचवें सांसद को, या फिर देखिए क्या तकलीफ है पांचवें सांसद मैं से? 1001% पांचवें सांसद को मानता हूँ, कुमारी शैलजा जी को सांसद मानता हूँ, और सांसद है, सांसद रहेंगी। उस बात के मेरे ना मानने से कुमारी शैलजा सांसद हट जाएंगे क्या? हट जाएंगे क्या? मतलब हट जाएंगे क्या? ये चीज नहीं है। कुमारी शैलजा क्यों नहीं गई, वो तो कुमारी शैलजा जी बताएं। नहीं, जब उन्हें बुलाया ही नहीं गया, उन्होंने कहा कि मुझे इन्वॉल्व ही नहीं किया गया, आप वो मुझे चीज किसी ने बोला ही नहीं कि आप चलिए। वो आप पार्टी के प्रभारी हैं श्री बी के हरिप्रसाद जी, उनसे पूछिए। वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं राव नरेंद्र सिंह जी, उनसे पूछिए। वो सीएलपी नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनसे पूछिए। ये कुलदीप वत्स नहीं बता सकता, इसका जवाब वो देंगे। नहीं, कुलदीप वत्स को इतना तो दिख रहा है ना कि भाई 4 सांसद ही एक साथ दिखते हैं, पांचवें को कभी साथ में रखते नहीं तो है, ये तो दिखता है ना। मैंने इस बात से तकलीफ होती है कि नहीं होती आपको? मैं बड़े अदब से इस बात को स्वीकार करता हूँ। इसी के कारण तो हम इलेक्शन हारे पड़े ना। ये जब हम इकट्ठे एक चीज बताओ, हम एक पार्टी के हैं, सब एक हैं, और हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो पार्टी हमारी कहाँ उठेगी फिर? वही तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं वही तो बात कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कसूर है, हरियाणा की जनता का कसूर नहीं है। तो नेताओं को ये बात समझ में आएगी? राहुल गांधी जी बताएंगे। अब करमवीर बौद्ध को जैसे कैंडिडेट बनाया, किसी को पसंद नहीं थे, फिर भी राहुल गांधी ने लाके बिठा दिया कि भाई यही कैंडिडेट हैं। आप कैसे कह तो सकते हैं? आपको लग रहा है कैसे कह सकते हैं राहुल गांधी जी ने लाके बैठा दिया उसको? यही जानकारी आपके पास है, आपकी जानकारी राहुल गांधी से बात हुई है? यही जानकारी है। नहीं, राहुल गांधी से बात हुई आपकी? राहुल गांधी से नहीं हुई, हरियाणा के तमाम नेताओं से हुई। कौन से नेताओं से? सारे के सारे जितने भी आपके नेता हैं। नहीं, कहा तो गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो राहुल बात तक नहीं की जब तक टिकट नहीं। राहुल गांधी जी ने कोई नहीं लाके बैठाया, मुझे भी पता है, और मैं बता भी दूंगा आपको कि कहाँ से आए, कैसे आए, कहाँ से आए। देखिए पार्टी के और भी नेता हैं, और भी नेता हैं, आऊंगा उन नेताओं पे भी आ गया, उन नेताओं पे भी आऊंगा, उन पे भी आऊंगा। तो आइए, अभी हम बातें तो कर रहे हैं। वो मैं बताऊंगा, उसकी भी बताऊंगा, उसका भी मैं खुलासा करूंगा। कुछ नेता ऐसे हो गए जो पार्टी का सेंटर में बैठ के भी हमारी पार्टी का भट्ठा बैठाने पे लगे हुए हैं। और रणदीप सुरजेवाला, नहीं, अरे आप सेंटर में कौन बैठे हैं? घने बैठे हैं। एक रणदीप सुरजेवाला की बात कर रहे हैं। हरियाणा से बड़े, नहीं, हरियाणा से आप एक तरफ तो कह रहे हो कि हरियाणा के नेताओं से पूछी नहीं है, एक तरफ आप कह रहे हो कि आप कह रहे हैं ना कि हरियाणा वाले नेता हैं। नहीं, मैंने क्या कहा जो सेंटर में बैठे हैं। अब सेंटर में तो हरियाणा के बेहद खास और राहुल गांधी के करीब रणदीप सुरजेवाला है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ रणदीप सुरजेवाला की कोई बात नहीं इसमें नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ सेंटर में हरियाणा का नेता नहीं, सेंटर में ऐसे आके बैठ गए जिनकी विचारधारा कांग्रेस सी है ही नहीं, जिनकी वजह से कई चीजें हैं, मैं बताऊंगा। जो तो अभी गुटबाजी आपकी अभी भी खत्म नहीं हो रही है, बल्कि बढ़ ही रही है। बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा को लेके पहले से ही पूरे आपके नेताओं में बवाल है और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी से मिलके आए, टी शर्ट पकड़ के उन्होंने फोटो खिंचवाई। फिर गोकुल सेतिया आरोप लगा रहे हैं कि भाई मलाई खाने के लिए आ गए, तो बीजेपी में मलाई खा ली, अब यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे अपना कार्यक्रम कर रहे हैं और ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, गोकुल सेतिया मेरा छोटा भाई है, मुझे नहीं पता उनके आपस की क्या बात है क्या नहीं है, पर मैं एक बात जरूर कहता हूँ, चौधरी वीरेंद्र सिंह हमारे बड़े एक तो सर छोटू राम के नाती है और बड़े कांग्रेस में कद्दावर नेता रहे। ठीक है, क्यों वो बीजेपी में गए आए, मैं कभी भी किसी अपने से बड़े नेता पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता और ना मेरे संस्कार है। जहाँ तक यात्रा की बात है, यात्रा अगर प्रदेश अध्यक्ष जारी करते हैं तो चाहे वीरेंद्र सिंह की यात्रा आए, प्रभारी करे, सीएलपी करे, किसी भी कांग्रेस के छोटे से वर्कर की भी कोई यात्रा आएगी तो कुलदीप वत्स जरूर जाएगा। तो मतलब राहुल गांधी अगर इस यात्रा में आते हैं, सद्भाव यात्रा में, तो कुलदीप वत्स जाएंगे? यस, बिल्कुल जाऊंगा, क्यों नहीं जाएंगे, कांग्रेस के तमाम नेता जाएंगे। हुड्डा साहब तो मना कर रहे हैं। अगर हुड्डा साहब नहीं जाएंगे तो फिर हमारे सीएलपी के जो आदेश आएंगे हम उसकी बात करेंगे। तो मतलब देखिए, मैंने फिर कहा है, अभी बहुत जल्दी, अभी मैं कुछ और
मैं बात बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। मतलब कई धीरे चीजें धीरे हैं। ऐसे आप सारे पत्ते नहीं खोल रहे, मतलब नहीं थोड़े अभी से पत्ते बहुत चीजें हैं राज्यसभा में वोटिंग के बाद नहीं आपने 2 दिन बाद खोले, फिर कुछ जी पत्ते आपने कुछ दिन नहीं पहले खोले, नहीं नहीं फिर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्यसभा कुछ चीजें के खोली। इलेक्शन के बाद में प्रतिभा जी आपको एक दिल की बात कह रहा हूँ। हम्म, मुझे आज भी उस एपिसोड से मेरी आत्मा रोती है, हम्म, और उस दिन मेरे साथ जो हुआ हम्म, वो बहुत गलत हुआ, हम्म, मैं आज भी कह रहा हूँ। और आज भी उस बात की पीड़ा मेरे दिल के अंदर है। तो हुड्डा साहब आए थे जब यहाँ, तो नहीं, आपकी पीड़ा दूर नहीं कर मेरी पाए? बात मैं आपको बता रहा हूँ। हुड्डा साहब को मैंने कहा कि हुड्डा साहब का साया भी साथ छोड़ सकता, कुलदीप वत्स से। हुड्डा साहब मेरे नेता हैं, नेता रहेंगे, नेता मानता रहूंगा, जीऊंगा जब तक, उसकी बात नहीं है। पर कुछ बातें हैं जिनके प्रति, देखिए मैं एक वो व्यक्ति हूँ, मैं बादली का बेटा, बादली का खून, इस बात का मैं अपनी काकाताओं को कह रहा हूँ। कोई ऐसा नोट, ऐसी ताकत नहीं बनी, मैं नजर मिला के कहता हूँ और भगवान को तो साक्षी आपने मान के हुड्डा कहता साहब हूँ। को कभी नहीं नहीं, कहा कि एक हुड्डा मिनट, साहब अब बस कर दीजिए, अब ये गुटबाजी को खत्म करने का कोई इलाज अब मैं करिए आपको आप? बता रहा हूँ उस बात पे। तो मैं कभी जीवन में कोई ऐसी ताकत नहीं जो मुझे खरीद सके। मैं बादली की पगड़ी उसने बांध के वहां मुझे भेजा है। मैं हर उस व्यक्ति की हक और हकूक की लड़ाई को मजबूती से, ईमानदारी से लड़ता हूँ। और मेरे काका ताऊ बादली हल्के की पूछ लो जनता से, मैं और मेरा पूरा परिवार हम 24 घंटे समर्पित रहते हैं। जहां तक आप कह रहे थे हुड्डा साहब से आपने नहीं कही, मैं आज आपको बता रहा हूँ, इसमें किसी न शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव सिंह बनना पड़ेगा पार्टी की। तो इस पार्टी में वो कुलदीप वत्स काम करेंगे वो बनने का? देखते हैं, क्योंकि एक नए संघर्ष का तो ऐलान आपने कर दिया है। बिल्कुल करा है ना, एक लोगो बकायदा जारी किया, शस्त्र शास्त्र संविधान की बात आप कर रहे हैं। मैंने बिल्कुल जो आज, तो क्या प्लान है फ्यूचर का? देखिए मैंने जो आज कहा, शस्त्र शास्त्र और संविधान, शस्त्र प्रदेश और देश की रक्षा के लिए होता है, शास्त्र सद्बुद्धि, कांग्रेस के नेताओं को सद्बुद्धि है इसलिए सब चीज सबको ही उसके लिए, और संविधान आदमी ने जो संविधान बना है उसके दायरे में रह के, आप सबको अधिकार है उसमें रह के बात करनी चाहिए। ये नहीं है कि आप संविधान से बड़े हो, कोर्ट से बड़े हो, या किसी भी से बड़े हो, कोई हो कुछ हो कहने लग जाए, किसी भी कुछ कहने लग जाए। तो मैं हर उस चीज़ के लिए, मैं आज आपको कह रहा हूँ, मैंने जो नाम दिया शस्त्र शास्त्र और संविधान, जो देश में खाई खुदी है, प्रदेश में खाई खुदी है, मेरा एक एजेंडा है। मैंने फिर कहा, राजनीतिक मेरा एक एजेंडा है। जो एक आपसी भाईचारे को तोड़ने का काम किया जा रहा है, चाहे वो कोई दल हो, चाहे बीजेपी का दल हो, चाहे कांग्रेस का दल हो, मेरी कोशिश है कि मैं संघर्ष करूं। और इसका मुझे नहीं पता, मुझे इसका परिणाम भी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, पर मैं ईमानदारी से, मजबूती से, ना थकूं, ना झुकूं, ना बिकूं, ना डरूं, मजबूती से मैं हर उस व्यक्ति की आवाज़ बनूंगा, चाहे वो किसान है, गरीब है, मजदूर है, हमारे SC BC के हमारे भाई है, या कोई कर्मचारी है, या किसी भी उस पर कोई अत्याचार होगा, पूरे हरियाणा में कुलदीप वहाँ खड़ा मिलेगा। और उनकी आवाज़ बन के, सच्चाई की आवाज़ बन के, और ना टुच्ची राजनीतिक, ना छोटी सोच, अपनी नीति और नीयत साफ रखकर ईमानदारी की बात को, कोई गलत बात हो उसको मैं तोड़ मरोड़ के नहीं, मैं सच्चाई के और ईमानदारी की राजनीति करने के लिए अब आगे आज के बाद में जो वचनबद्ध हुआ हूँ, मैं उस चीज़ पे फोकस करूँगा। और मेरा ये सबसे बड़ा ये। तो मतलब अब ये क्यों ना समझा जाए कि एक और गुट भी कांग्रेस में अब बन गया है कुलदीप वत्स का, कि भाई अपनी राजनीति अलग ही दिशा में लेके जा रहे हैं? देखिए मेरा कोई गुट नहीं है, ना मेरा कोई कांग्रेस का गुट है। नहीं, क्योंकि सवाल तो पूछेंगे ना लोग, अगर आप कांग्रेस के बैनर से हटके शस्त्र शास्त्र संविधान की लड़ाई लड़ने चल रहे हैं, पता नहीं, तो मतलब कोई एजेंडा है? उसका कोई मेरा एजेंडा है, वो मुझे पता है, और मैं लोगों को इस एजेंडे के बारे में एक एक चीज़ बताऊंगा। मेरा कोई किसी चीज़ का गुट नहीं है, मेरा गुट नहीं है। मेरा गुट ये है कि जो आज आपसी जो खटास भाईचारे का, जो आज मतलब आए दिन ऐसी जो राजनीतिक चल रही है, मैं इस राजनीति, लेकिन सबसे बड़ी खटास तो कांग्रेस पार्टी में ही है ना। उसको लेके आपका क्या प्लान है? मैं कांग्रेस पार्टी, हुड्डा साहब को समझाया कभी? नहीं, देखिए हुड्डा साहब मेरे से बहुत सीनियर में, हुड्डा साहब बच्चे भी तो समझा सकते हैं ना बड़ों को। नहीं, मैं हुड्डा साहब से भी अगर कोई ऐसी बात होगी तो हुड्डा साहब से बात कर। तो राहुल गांधी से मिलने का प्लान भी है?
मेरा 101% है। जिस दिन राहुल गांधी जी कभी समय देंगे, समय मांग लिया आपने राहुल मैंने गांधी समय मांगा हुआ है, जब राहुल गांधी जी कभी जब समय उनके पास होगा, समय देंगे तो मैं अवश्य जाऊंगा। और ये भी आपको कह रहा हूँ, राहुल गांधी जी एक बात कहते हैं, बोला डरो मत। और कांग्रेस के सभी नेताओं ने ये पता है कि कुलदीप वत्स राहुल गांधी जी के सामने बैठा है, तब मैंने बगैर डरे, ये राहुल गांधी जी को कह के, मगर राहुल जी आपने एक नारा दिया था, राहुल गांधी जी आपने एक नारा दिया था कि डरो मत। तो मैं डरो मत, अपने नेताओं से मत डरो, नहीं बड़े किसी नेताओं से मत डरो। मैंने वही उनको मैंने कहा जी आपने सिखाया है कि डरो मत, तो मैं बगैर डरे आपके लिए बात रखना चाहता हूँ। और मैंने बगैर डरे सभी कांग्रेस के सीनियर नेताओं के सामने बगैर डरे सच्चाई मैंने राहुल गांधी जी को कई बार मैंने रखी भी है। पूछ लो आप, इसमें कांग्रेस के नेताओं से पूछ लेना। कांग्रेस के सीनियर नेताओं के बारे में आपने बोला है? सीनियर नेताओं के सामने, पीठ पीछे नहीं बोला, सामने बोला है। और अभी भी मैं पीछे जो मिलने के लिए गया था, तो मैंने खुल के सारी शादी का कार्ड देने का मैं खुल के बताया, और वो इस बात से कई बातों से एग्री भी है। तो मतलब राहुल गांधी भी मान रहे हैं कि भाई कांग्रेस इतनी आसानी से तो समझ में, नेताओं को समझ में नहीं आने वाली है। देखिए, किसी समय में जो हमारे देश की आयरन लेडी थी और ये देश की प्रधानमंत्री रही, और जिन्होंने एक जो कहते हैं ना महिला, तो वो एक श्रेणी थी जिन्होंने पाकिस्तान जिसके देशों के टुकड़े कर दिए और देश को कहाँ से कहाँ लेके गई। तो जब तक राहुल गांधी जी, इंदिरा जी का इतिहास राहुल गांधी जी ने देखना पड़ेगा, और राजीव जी, वो चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और उसी लहजे में आपने अपने डिसीजन भी, और उसी लहजे में अपनी एक डिसिप्लिन के तहत कार्रवाई करनी तो कांग्रेस का कोई भविष्य देख रहे हैं कि कुछ हरियाणा में होगा, आगे सुनहरा भविष्य दिखाई दे रहा है या अंधकार में लग रही है पार्टी? देखिए, कांग्रेस का अच्छा भविष्य है, सुनहरा भविष्य है। मैंने एक बात पहले कहा था, सब समय की बात होती है, ये समय पलटता रहता है, हर व्यक्ति का एक सा समय नहीं रहता। जब मैं पैदा हुआ, जब मैं 6 साल का था, फिर आज मैं 50 साल का हो गया। पहले हम सभी, आप भी हमसे भी थे, तो क्या हम जब छोटे थे वही समाज है? हर व्यक्ति का समय का तो है ही ना कि समय बदलता है। तो आपको लग रहा है कांग्रेस का समय भी बदलेगा, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ती है ना, अपने समय को बदलने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल, लेकिन आप लोग तो अपने समय को बदलने के लिए नुकसान ही कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ। जब मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे फादर की डेथ हुई जब मैं 6 साल का था। 6 साल के बच्चे का किसी का बाप मरता है और वो यहाँ पूछता है, बगैर मेहनत तो कोई पूछ नहीं सकता। अब आपको एक चीज़ बताऊँ, खासकर हमारे समाज के लोगों को बुरी लगेगी, नेताओं को खासकर। हमारे समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोगों की मैं बात करूं, तो राशन कार्ड से बाहर कभी निकले। कितने बड़े नेता रहे हमारे। मुझे हरियाणा का इतिहास बताओ कि जो ब्राह्मण नेता रहे, अपने आप को ब्राह्मणों के नेता मानते, क्या वो मुझे बताएं। और ये हरियाणा की जनता भी इस बात को बता दे कि किसी ने भी, कोई भी अपने नीचे को लीडरशिप पैदा करी? कोई की हो तो बताओ। तो मेरा जैसा व्यक्ति अगर मेहनत करके यहाँ नहीं आता, तो कोई लीडरशिप ने थोड़ी भेजा हूँ यहाँ पे। मेहनत करके यहाँ आ गया। और ना, यहाँ तो ऐसे लीडर हैं, उन्होंने अपने राशन कार्ड से कोई बाहर नहीं निकला। तो यूजीसी को लेके भी हमने देखा पूरे देश में एक अलग ही बहस छिड़ी, और कांग्रेस के जिस भी नेता से मैं इसको लेके बात करने की कोशिश करती, तो सब मुझे ये कहते थे कि मैडम इसके बारे में मत बात करो, हम इस पे नहीं बोलना चाहते, पार्टी का स्टैंड ही क्लियर नहीं है। क्या आपने बीजेपी के नेताओं से बात करी किसी से? उन्होंने क्या बताया आपको? बीजेपी के नेताओं से बात की, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने तो क्लियर बोला कि हाँ भाई, ये कांग्रेस, उन तमाम आरोप कांग्रेस पार्टी पर है। हाँ, बताओ मुझे। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस नहीं चाहती है, कांग्रेस इसको लेके समाज को हमेशा से बांटने की राजनीति करती आई है, और तमाम परेशानियां जो देश में हैं वो कांग्रेस चाहती है बनी रहे। ओके, नहीं, उन्होंने यूजीसी कांग्रेस लेके आ रही है या बीजेपी? आप बताओ। देखिए, ये दोहरे चरित्र के लोग हैं, और मैं आपको एक बात और कह रहा हूं। आपने कहा कांग्रेस के नेता, कुछ कांग्रेस में जो आजकल नए नेता आए हैं, खासकर मैं आपको क्लियर एक बात कह रहा हूँ, मैं वो व्यक्ति हूँ, मैंने ना कभी जात को माना, ना कभी धर्म को माना, मैंने इंसानियत को माना है। मैं आपको कह रहा हूँ, मेरे गांव में पूछ लो, मेरा पिताजी उस समय सरपंच था, तो मेरे पिताजी के भी दोस्त हमारे
ताऊ शेर सिंह थे, मान सिंह थे, एससी और वाल्मीकि समाज के थे लोग। हमारे ताऊ शेर सिंह थे, जोगी समाज से थे। हमारे ताऊ मल्लेराम थे, सेन समाज से थे। हमारे ताऊ सुभाचंद मेरे घर के पड़ोसी थे, जाट समाज से थे। ताऊ मुंशीराम थे, जाट। तो हमने, मेरे पिता उस समय की बात कर रहा हूँ, हमारे घर के मुखिया होते थे। और मैं आपको एक और बड़े उसकी बात करूँ, आप कहोगे कि आप लोग ऐसे। मैं जिसके हाथ से खाना खाता हूँ पिछले 23-24 साल से, वो लड़का वाल्मीकि समाज का है। मेरी जिसके हाथ में 24 घंटा जान रहती है, मेरा ड्राइवर वाल्मीकि समाज का लड़का है। मेरे बेटे का ड्राइवर वो वाल्मीकि समाज का है। और मेरे पास हमारे एससी समाज के 6-7 लोग यहाँ घर पे हमारी बेटियां हैं वो। और मेरे नज़दीक के गांव फतेहपुरी से आप पूछ लो, हमारे एससी समाज की हमारी बहन बेटी है, हमारे परिवार की है। हम तो कभी आज तक छुआछूत नहीं मानते, जीवन में नहीं मानना। मैं एक बात कह रहा हूँ, कुछ कांग्रेस में नए नए नेता भी आए हैं। आप जो कहना चाहते हो, मुझे भी इस बात का बहुत दुख होता कई बार। देखिए, जब जो ये लोग हैं, बीजेपी के लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ, आपने कहा सर्ण समाज की बात, आप सर्ण समाज की बात करते हो, यही बात कहना चाहते हो और कुछ बात कहना चाहते हो? बीजेपी के लोग बताए मुझे कि आप लोग, ये ब्राह्मण नेता भी है यहाँ पे, जाट नेता भी हैं बीजेपी में, पंजाबी नेता भी हैं, बनिया नेता भी हैं और राजपूत नेता भी हैं। सेंटर में भी बड़े बड़े नेता बैठे हैं। क्या इन्होंने कभी यूजीसी के बारे में एक शब्द बोला कभी कि ये क्या हो रहा है? देखिए, मैं आज आपको एक बात कह रहा हूँ, मैं कांग्रेस के जो कुछ नेता हैं जिनसे मैं खुद हताहत हूँ, जो स्टेज पे कह देते थे मनुवादी, मैं खुद हताहत हूँ इस बात के लिए और सीना ठोक के कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी कल निकालती हो, अब निकाल दे। मैं वो व्यक्ति को, ना जात को, ना धर्म को, किसी चीज को नहीं मानता हूँ। ये लोग खासकर टारगेट करते हैं ब्राह्मण समाज को, जर्नल को, चाहे वो हमारा राजपूत समाज है, चाहे जाट समाज है, कुछ भी है। ये प्रदेश और देश में सिर्फ और सिर्फ खाई खोदने का काम करते हैं। यूजीसी की आपने बात करी, ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो विश्व के बहुत बड़े नेता, देश के संविधान जिन्होंने लिखा, वो अंबेडकरवादी सोच के व्यक्ति कभी इस प्रकार की बातें नहीं करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिसका पालन पोषण किया, मैं उन जो जिनकी घृणा और छोटी मानसिकता के लोग हैं ना, जो आज नए नए जो बात करते हैं, जो नए नए आज नेता बन के स्टेजों पे कुछ बोल देते हैं, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, जो हमारे देश के महानतम नेता हैं, हम सब उनको पूछते हैं, उनकी सोच का व्यक्ति कभी भी इस प्रकार की बातें नहीं करेगा, क्योंकि उनकी सोच थी संगठित, शिक्षित, विकसित, सब कुछ, कि संगठित होकर बढ़िया करो। वो जो कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टेज पे आते हैं, कोई ब्राह्मणों को मनुवादी कह देते हैं, कोई किसी को कहते हैं, जो टारगेट करते हैं जनरल के लोगों को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को का उनका लालन पालन पोषण करने वाला, पढ़ाने वाला कौन था? उन व्यक्तियों से पूछना चाहता हूँ, वो ब्राह्मण था। उसके बाद जब संविधान लिखने की बात आई, एक देश के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनको जब संविधान के लिखने की बात आई, तो उनको संविधान लिखने के लिए किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार भाई पटेल जी, जितने तमाम नेता थे उन्होंने लिखा। उसके बाद जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी राज्यसभा का चुनाव हार जाते हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने डॉक्टर साहब को, जो हमारे बहुत महानतम नेता हैं, उनको राज्यसभा में भेज के मंत्री बनाया। तो ये जो लोग हैं, ये लोग बहुत, मतलब जो मैंने ये नारा जो आपने मेरे से पूछा ना, शस्त्र और शास्त्र का मतलब क्या है, आज उस वो नारा का जो मतलब है ये है। अब मेरा एक मकसद है, जो इस तरह के घृणावत व्यक्ति हैं, चाहे वो ब्राह्मण समाज के हों, चाहे वो राजपूत समाज के हों, चाहे वो और समाज के हों, चाहे हमारे एससी समाज के हों, ऐसे लोगों को समाज ने नकारना चाहिए। हमारा सदियों से हमारा भाईचारा एक है, और मैं इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ हरियाणा के अंदर, ये कोर्ट में, कि मैं उसमें, पर ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज में आपस की खाई खोदने का काम है, और ये कुछ नहीं है। और ये चाहे वो बीजेपी के लोग हों, मैं कहना चाहता हूँ, ये जो नेता बनने फिर अपने आपको शरण समाज के नेता बनते फिरते हैं बीजेपी के, आओ हरियाणा के लोग बताओ, बोल रहे कभी किसी के बारे में, बोल रहे ये को कांग्रेस का, इसमें बात का क्या है? पर ये चीजें
समाज के लिए अच्छी नहीं है प्रतिमा जी, ये समाज को तोड़ने का काम करने वाली सोच है। आज हर कोई, अब आज एक बात बताओ, मेरे SC BC के ऐसे गरीब भाई हैं जिनके घर में खाने की रोटी नहीं है। मैं ये कुछ जो अपने आप में नेता टाइप अपनी नेता सेकते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, तुम चाहे वो कोई भी समाज का लोग, चाहे वो ब्राह्मण समाज का हो, चाहे SC समाज किसी का हो, क्या आप जाइए उन समाज के बच्चों से, क्या आप उनको IAS IPS बनाना चाहते हो? मैं कल एक IPS की एक वर्दी में एक स्टेटमेंट देख रहा था। मैं उस भाई को एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप ये बताइए मुझे, आपने कितने SC समाज के बच्चों को पढ़ाया, गरीब व्यक्तियों को कितना पढ़ाया, कितने लोगों की आपने मदद करी? आप यहाँ वर्दी पहन के, मैं मानता हूँ आप IAS हो, IPS हो, सॉरी, आपके बच्चे भी IPS बन जाएंगे, पर किसी गरीब SC BC के भाई को आप नहीं बनने दोगे, क्योंकि उनका असली कोटा तो आप लोग खा जाते हो। सबकी लड़ाई लड़ने के लिए मैं बिल्कुल हर उस व्यक्ति की लड़ाई को लड़ने के लिए मैं मजबूती से खड़ा रहूं। इस पॉडकास्ट के आखिरी सेशन में एक रैपिड फायर राउंड है जिसमें मैं आपको एक शब्द बोलूंगी, आपको एक वर्ड में या फिर एक लाइन में या फिर जो भी आपके जहन में उस नाम को सुनने के बाद आएगा, आप मुझे बताइएगा। तो जल्दी जल्दी क्विकली ये वाला हम सेशन करेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम इस राउंड की शुरुआत करते हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत अच्छे नेता है, बहुत अच्छे इंसान है भी है, नेता के साथ साथ बहुत अच्छे इंसान है, और जिसके जो कमिटमेंट के पक्के व्यक्ति है। कांग्रेस पार्टी का हरियाणा में भविष्य, अगर सारे मिलकर अच्छे से लड़ाई लड़े और राहुल गांधी जी बढ़िया अच्छे फैसले लें, और जो मजबूत व्यक्ति हैं उनको अगर जिम्मेवारियां दे और उनको आगे निकालें, तो कांग्रेस का भविष्य बहुत अच्छा है। कुलदीप वत्स एक साधारण व्यक्ति है, किसान का बेटा है और गरीब घर का पला हुआ बच्चा है, और हर उस दर्द दुख तकलीफ गरीबी अमीरी हर चीज़ को जानता है। और मेरी आवाज़ अब आज 5 होगी, रात होगी, 6 तारीख के बाद उस प्रत्येक व्यक्ति की आवाज़ बन के मैं हरियाणा की जनता की उस आवाज़ को उठाने का काम करूंगा। और इसके लिए शायद मुझे कोई किसी भी प्रकार का कोई अगर मैंने नुकसान भी उठाना पड़े तो मैं हर उस नुकसान को उठाने के लिए भी तैयार हूं। पर मेरी एक दिले ये इच्छा है कि हरियाणा या देश, हरियाणा में खासकर मैं क्योंकि हरियाणा में रहता हूं, कि हमारा आपसी भाईचारे की खाई या ना खुदे, और ये शास्त्र और संविधान मिलके एक अच्छे प्रदेश की उत्थान की बात करें, सामाजिक बात करें, समाज को ऊंचा उठाने की बात करें, युवाओं के रोजगार की बात करें, और हर उस पीड़ित व्यक्ति की आवाज बने। क्या कुलदीप वत्स ने CM फेस को लेके सॉफ्ट लॉन्चिंग कर दी है अपनी? नहीं, मैंने आज जो मेरी लॉन्चिंग मानो चाहे कुछ मानो, मैं जनता की आवाज़ बनना चाहता हूँ, और मुझे भगवान ने दोबारा जन्म दिया। मैं आपको प्रतिमा जी एक बहुत जरूर, मैं ना CM फेस बनना चाहता, ना मुझे चाहत, ना मेरी इच्छा, ना मेरा कोई लेवल, पर मेरी एक इच्छा है और मेरा एक दिल इच्छा है। जब कोविड के अंदर मैंने मौत को 10 बार नज़दीक से देखा, और उस भगवान ने मुझे दोबारा जन्म दिया, मेरे को ब्लैक फंगस हुआ, और इस बादली हल्के की जनता और पूरे हरियाणा की जनता जो मुझसे प्यार करती थी, उनके आशीर्वाद से आज मैं जिंदा बचा हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि हर उस व्यक्ति की आवाज़ बनूँ। आज क्या हो रहा है, आज कोई भी व्यक्ति आता है, देखिए मैं जातिवाद की बात कभी नहीं करता, पर कोई दो इस तरह के लोग आ जाते हैं, किसी भी समाज की बैंड बजा के चला जाते हैं। कैसे ये प्रदेश या देश आगे बढ़ेगा या समाज आगे बढ़ेगा? हर आदमी आते हैं 100 आदमी इकट्ठे करके और किसी भी समाज को गाली देके चले जाते हैं। किसी को मनुवादी कहते हैं, किसी को और कुछ कह जाते हैं, किसी को कुछ कह जाते हैं। मैं कल एक अपनी बहन कोई करनाल से हमारी एडवोकेट है, उसका एक मैं कोई जल्दी उसका वो वीडियो देख रहा था, तो उस वीडियो में वो मेरी बहन कह रही थी कि उस समाज के प्रति हमारे एक किसी लेडी ने, किसी हमारे सवर्ण समाज की लेडीज ने ये शब्द यूज किया। मैं उस बहन के दर्द को समझता हूँ। अगर ऐसे व्यक्ति कोई भी इस तरह के समाज में कोई ऐसी बातें करता है तो वो समाज के दोस्त ही समाज के दुश्मन होते हैं, और मैं उस बहन के साथ खड़ा हूँ। हमारे ऐसी समाज की बहन है, वो एडवोकेट है, मैं कल उनका देख रहा था, मैं साथ खड़ा हूँ। गलत किसी भी समाज के साथ मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, और हर उस व्यक्ति की बात को मजबूती से उठाऊंगा। मनोहर लाल खट्टर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, आपके दिल के करीब है ज़्यादा। देखिए, मनोहर लाल खट्टर जी जब मुख्यमंत्री थे, मेरे को बादली की जनता ने चुन के भेजा। ये आपने जो सवाल किया है लोगों ने बहुत बार किया। मनोहर लाल खट्टर जी से मैंने आज तक कभी, मनोहर लाल खट्टर जी बहुत बड़े नेता हैं,
कभी अपने दिल पे कोई पूछ लो उनसे, मैंने अपना पर्सनल कभी जीवन में मनोहर लाल खट्टर जी से आधा इंच भी कोई काम नहीं करा है। जहाँ तक मेरे इलाके की कोई मांग की बात होती थी, मैं खट्टर साहब से के पास जाता था, और खट्टर साहब ने जो मेरे काम करने की बात कुछ होते थे तो कुछ कर देते थे, और ना वो यहाँ हमारे ओम प्रकाश जी बैठते थे, वो हमारे काम होते, पर मेरे कुछ काम उन्होंने किए। तो मैं इस बात के लिए लोग मुझे कहते हैं आप जैसे पत्रकार के जी खट्टर साहब के लिए कबूल किया कि हाँ खट्टर साहब मेरे खास आदमी है। खट्टर साहब बीजेपी के मुख्यमंत्री थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उस नाते मैं गया, और मैंने मेरे से बल पड़ी। अब एक चीज़ मैं आधा सेकंड में कहूँगा कि मेरे काका ताऊ और मेरे इलाके का कोई काम होगा तो मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री है तो ओम प्रकाश चौटाला जी तो अब इस दुनिया में नहीं है, अभय सिंह जी या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उस काम को थोड़ी कर सकते, करते तो खट्टर साहब है, इसलिए मैं उनके पास भी गया। नायब सिंह सैनी नायब सिंह सैनी जी के पास हम अपने पर्सनल काम के लिए कभी नहीं गए, कभी भी। आज सैनी साहब बैठे हैं, अब व्यास उलाद के हम भी हैं, कभी मेरा अपना कोई पर्सनल काम किया ना मैं गया। हाँ, समाज के काम जो हमारे इलाके के विकास की बात है उन कामों के लिए मैं 2-3 बार गया। छुप छुप के मिलते हैं नायब सैनी? नहीं, मैं क्यों मिलूंगा, चोर हूँ कोई मैं? और नायब सैनी का मैंने कोई कर्ज ले रखा है इस बात के लिए? मैं इलाके का चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूँ, मैं नायब सिंह सैनी जी के पास गया हूँ, मैं मतलब उनको अपने काम बताएं, काम करें ना करें उनकी मर्जी है, काम करें या ना करें, पर मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, बादली हल्के का बेटा हूँ। मैं अगर जनप्रतिनिधि हूँ तो मैं किसके पास हूँ आप बताओ? ये जो लोग कहते हैं कि उनके पास गए मैं मुख्यमंत्री के पास नहीं जाऊँ तो मैं किसके पास जाऊँ? काम तो मुख्यमंत्री या मंत्री करना। मैं आपको बता दूं, मैं अपने इलाके के विकास की बातों में किसी चपड़ासी के पास जाना पड़ता है, मैं चपड़ासी के पास भी जाता हूँ, मैं अधिकारियों के पास भी जाता हूँ, मैं मंत्रियों के पास भी जाता हूँ, मैं मुख्यमंत्री के पास जाता हूँ। करना ना करना उनका काम है, पर मैं अपने काम के लिए, अपने काकाताओं काम के लिए पूरा प्रयास करता हूँ। कुमारी शैलजा को नसीहत, कुमारी शैलजा को नसीहत, ये नसीहत तो मैं उनको नहीं दे सकता, बहुत बड़ी लीडर है, पर सुझाव, पर मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, आप बहुत बड़े नेता हो, पार्टी ने आपके लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सोचा। अब आप लोग पार्टी के लिए कुछ सोच सकते तो सोच लो। पार्टी के वर्करों को मत मारो, पार्टी के वर्कर बहुत मर रहे हैं। आपसे सबसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, सारे वर्करों को मत मारो। अगर आप लोग ऐसे वर्करों को मारो तो इनको मना कर दो। ये मेरी नसीहत तो मैं नहीं कहूँ, मेरी रिक्वेस्ट हाथ जोड़ की, बहन है बड़ी हमारी। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए कोई सुझाव? नहीं, मैं हुड्डा साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे पिता के समान है, कि हुड्डा साहब आप के ये सेना है, आपके हर व्यक्ति आपके लिए समर्पित है, सबको बढ़िया से साथ लेके इस हरियाणा के वर्करों को अगर जिंदा रखना है तो मिलके सारे एक होके मजबूती से आप इकट्ठे होकर लड़ो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पुत्र मोह में क्या कांग्रेस पार्टी को बर्बाद करने का काम किया? नहीं, ये चीजें देखिए, कुछ लोगों ने धारणा बना ली, टारगेट करना, ये चीजें अच्छी नहीं है। पुत्र मोह, देखिए मोह तो हर, मेरा भी मेरे बेटे मोह होगा थोड़ा बहुत, ये थोड़ी है कि मैं अपने बेटे ने कहीं घर से बाहर निकाल दूंगा क्या? घर से, हाँ, कई बार क्या होता है, लोग इसका एक है ना फिक्स एजेंडा कर लेते हैं, उनका काम है कि भाई ठीक है। पर मैंने हुड्डा साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं दीपेंद्र जी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, आपसे उम्मीद है आप सबको साथ लेके चलो और एक गुलदस्ता बनाएं, एक गुलदस्ता बनाएं, और जो गद्दार नेता हैं कोई हो चाहिए, वो जो सेकंड लेवल के भी हों, अभी आप उनको किसी को मुंह मत लगाओ। आप जो आपके साथ पार्टी के साथ ईमानदारी से समर्पित है, आप उनको साथ लेके चलो। कांग्रेस के 5 गद्दारों के नाम जो आपकी नजर में गद्दार हैं। 5 गद्दार तो आपके सामने आ गए, एक तो नहीं, उनके अलावा, इनके अलावा तो 5 नहीं, बहुत है। हरियाणा की नहीं करता मैं सेंटर की बात 4-5 नाम ले सकते हैं आप? नहीं, नाम लूंगा मैं, 1001% लूंगा मैं। राहुल गांधी जी के सामने नाम लूंगा, और अगर राहुल गांधी जी अच्छी बात है, इन पे एक्शन ले, क्योंकि आप है ना, रावण किससे आ रहा था? अपने भाई से, विभीषण से आ रहा था ना। तो ये विभीषण जो बैठे हैं, गद्दारों से बड़े विभीषण है, जो साथ रख, देखिए आप दुश्मन से लड़ सकते हो, आप नहीं पता मेरा दुश्मन है ये, आप लड़ लोगे। जब आप घर के अंदर अगर दुश्मन हो और वो बिके हुए हों तो आप नहीं जीत सकते। कुलदीप ये एक कड़वी बात आपको कह रहा है, शायद कांग्रेस के नेता मुझे गाली बकेंगे, और वो नेता बको गाली, उन्हें सब ने पता है भाई, वो अपनी आत्मा पर हाथ रख लेना कि हाँ भाई हम मिले हुए हैं और राहुल गांधी को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, तो मुझे गाली बको, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो गद्दार हैं और वो गद्दार ही रहेंगे। और जो कुछ लोग
जो 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 मैंने कहा था ना, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो इस देश के महानतम नेता और वर्ल्ड में ही चलती फिरती यूनिवर्सिटी कहते थे, उस सोच के व्यक्ति कभी भी गलत और इस तरह की बातें नहीं करते। कुछ लोग ऐसे आ गए जिनकी सोच कांग्रेस से मिलती हुई नहीं है और उनकी सोच से कांग्रेस का बट्टाधार होने लग रहा है, जिससे आम जन गद्दारों के नाम छुपाना नहीं, गद्दारों तो गलत है ना? ये नहीं गद्दारों, अरे मैं राहुल गांधी जी को बताऊंगा ना, और अगर राहुल गांधी जी नहीं करेंगे तो मैं आपके सामने बैठ के उनके नाम भी बता दूंगा। अच्छा, इंतजार करें कि राहुल गांधी कोई एक्शन नहीं लेंगे? मैं बताऊंगा। मतलब आपकी ये लड़ाई कांग्रेस से लंबी चलने वाली है। देखिए, मैं एक चीज जरूर कहता हूँ, कांग्रेस से नहीं, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, मैं वो काम करूंगा अब, और आधा सेकंड में उस बात को खत्म कर रहा हूँ। हर व्यक्ति, प्रतिमा दत्ता जी के घर ने तो शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव सिंह पैदा हूँ, और मैं कुलदीप नहीं चाहूँगा मेरे घर ने तेंदुलकर से वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा ये पैदा हूँ, जो मेरा नाम और कमाई धन सब कुछ हो। मैं आपके माध्यम से हरियाणा की जनता को कहना चाहता हूँ, आजकल शहीद भगत सिंह कोई बनना नहीं चाहता, सब तेंदुलकर ये बनना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं शहीद भगत सिंह जी उनके नहीं, ये मत समझना कि मैं वो बनना चाहता हूँ, वो तो मैं जीवन में नहीं बन सकता, उनके तो मैं एक बाल बराबर नहीं हूँ। पर एक कुर्बानी की जो बात होती है, उन्होंने मौत की कुर्बानी दी थी। अगर मैंने कोई राजनीतिक कुर्बानी भी देनी पड़ेगी अपने समाज, अपने प्रदेश, अपने जो हमारे छत्तीस बिरादरी का भाईचारा है, तो मैं वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। पर मैं जो कहूँगा अब सच कहूँगा ना, मैंने कहा मैं बिल्कुल डर के कोई राजनीतिक नहीं करने वाला व्यक्ति, जो बात करूँगा मजबूती से करूँगा। राजनीतिक मेरा कोई पेशा नहीं है, और बढ़िया छवि की राजनीतिक, सच्चाई की राजनीतिक, ईमानदारी की राजनीतिक, और बिल्कुल बिगड़ रहे कुलदीप वत्स राजनीति करता हुआ आपको दिखेगा। ओपी धनखड़, ओपी धनखड़, देखिए मैं जो इलेक्शन जिनसे अब था उस टाइम तक ओपी धनखड़ जी की मैं कोई कह देता था। ओपी धनखड़ जी हमारे बड़े भाई हैं। मैं अब ऐसे जब जो कोई बात नहीं है उन पर मैं अब किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। तो मतलब रिश्ता बढ़िया चल रहा है? नहीं, मेरा कोई रिश्ता नहीं, मेरी कभी आज तक एक बार फोन पे बात हुई है। मैंने भतीजे की शादी में इन्विटेशन कार्ड भेजा, मेरा कोई रिश्ता कोई ना, मेरा पॉलिटिकल रिश्ते हैं एक अलग होते हैं, मेरा ना कोई खराब रिश्ता, ना मैं कभी उनके, आज तक मैंने उनका घर देखा, ना मैंने कभी उनका ऑफिस देखा, ना मैंने कभी एक दो बार फोन पे, एक बार उनका फोन आया था उनके बेटे के लिए और एक बार मेरा आया था। हाँ, जब तक ओम प्रकाश धनखड़ जी ठीक है अपना काम कर रहे हैं, करो, मुझे मैं कोई किसी पे, जब एक राजनीतिक लड़ाई खत्म हो गई, इलेक्शन हार जीत हो लिया, तो मैं कुछ नहीं करता। उन्होंने मेरे पे प्रहार किया, जब पीछे हमारा जो कोई छोटा मोटा समाज का झगड़ा हुआ, तो उन्होंने कहा भाई समाज ने ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। तो तब मैंने कहा था कि ओम प्रकाश जी आप बताएं, 2016 में जब हमारा पूरा हरियाणा जल रहा था और एक कौम, जाट कौम को बदनाम किया जा रहा था, तब आपने एक शब्द भी जाट कौम के बारे में कहा? कुलदीप वत्स ने तो उनकी लड़ाई विधानसभा में भी लड़ी। दूसरा मैंने कहा था, जब किसान आंदोलन चला, जब किसान कौम को जाट कौम से जोड़ के देखा जा रहा था, उनको गद्दार, पाकिस्तानी, खालिस्तानी कह रहे थे, जब ओम प्रकाश धनखड़ जी कहाँ थे? उसी के गांव में जब एक शहीद की पत्नी एक रक्तदान शिविर लगा रही थी, उसको उखाड़ दिया उसी 10 दिन पहले, तब ओम प्रकाश जी गांव और समाज के कहाँ थे? तो मैंने, अगर वो मेरे पे कोई बात करते हैं तो मैं करता हूँ, और ना मैं उनका सम्मान। प्रदेश का सबसे बड़ा जाट नेता? देखिए, एग्जैक्ट में तो जो कोई नेता होता है, पॉलिटिशियन होता है, उसकी कोई जात नहीं होती। मैं जात कोई नहीं होती। और अब कोई नेता वो खुद बताए भी मैं एक कौम का नेता बनना चाहता हूँ, तो मैं तो किसी को, मैं तो अब चाहे कोई भी है जाट नेता की बात करो, मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी है या हरियाणा में कोई ऐसा नेता जो आपको लगता है 2029 में सरकार बनाने में सफल हो पाएगा, या उसके देखिए पे जिम्मेदारी? मैं एक चीज़ मैं आपको कहूँ, बड़े बेबाक तरीके से कहूँ, मैं दीपेंद्र जी से इस बात पे बहुत बार लड़ाई भी होती है। दीपेंद्र जी ने आंख नाक कान खोले और एक गुलदस्ता बनाए। मैं आपको एक दिल से बात कह रहा हूँ, वो व्यक्ति एक अच्छा पॉलिटिशियन, अच्छा नेता के साथ साथ एक अच्छा व्यक्ति है, शरीफ है, उसका लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। वो सारी आंख नाक कान खोल के, लेकिन लोग कहते हैं कि गलत फीडिंग करते हैं दीपेंद्र हुड्डा को, और दीपेंद्र हुड्डा उसको सही से डाउनलोड नहीं कर पाते उस इन्फॉर्मेशन को, और फिर गलत फैसले लेने के लिए अपने पिताश्री को मजबूर कर देते हैं। देखिए, मैंने क्या कहा आपको, मैंने क्या कहा कि दीपेंद्र जी मेहनती है, ईमानदार है, नेचर वाइज अच्छे हैं, सारी चीज़ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जितनी मेच्योरिटी जिस दिन आ जाएगी, उससे बढ़िया
हरियाणा के लिए कोई व्यक्ति नहीं है। और मैंने यही कहा है, मैं दीपेंद्र जी से मेरी बारंबार कई बार इसी बात पे नाराज हो जाता हूं उनसे मैं, कि मेरा भी कोई सपना है और वो सपना उन्हें भी पता है कि मैं क्या चाहता हूं। क्या आप दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनते देखना चाहते हैं? देखिए, अगर वो सबको साथ लेके चलते हैं, एक गुलदस्ता बनाते हैं, मैं कहूँ सभी बिरादरी, 36 बिरादरी एक गुलदस्ता बने, मेहनती हैं, ईमानदार हैं, अच्छे नेचर है और सही फैसले ले। देखिए, अनमिच्योरिटी कोई हो, चाहे कुलदीप हो, चाहे कोई हो, शायद दीपेंद्र जी ने मेरी बात बुरी भी लग जाए, मिच्योरिटी के साथ आंख नाक कान खोल के चलना पड़ेगा और मजबूती से मजबूत फैसले लेने पड़ेंगे और बिल्कुल धैर्य से। जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की कहते हैं ना, जमुना जी की खोपड़ी गहराई और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की खोपड़ी की गहराई कोई नहीं बता सकता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बनना पड़ेगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के सारे गुण अपने अंदर ले आने पड़ेंगे, तो दीपेंद्र हुड्डा जी को कोई नहीं रोक सकता। चलिए, मतलब कांग्रेस में ही रह रहे हैं, एक लंबी लड़ाई लड़ेंगे। और देखिए, अगर कांग्रेस में नहीं सुनी जाती तो फिर पार्टी को अलविदा भी कह सकते हैं या फिर कुछ और फैसले भी ले सकते हैं। देखिए, आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल मैं आपको बता दूं, मैंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी है। राहुल गांधी जी को एक एक चीज से अवगत कराऊंगा, अपने हरियाणा के नेताओं से भी कोशिश करूंगा एक बार सबसे मिलूं, सबसे ऑल टू जेड, ये बड़े बड़े गुट्टों से जो हैं, जो इस हरियाणा का नाश करने उतरे हुए हैं। अगर वो सारे मिलके इस बात से चलते हैं तो बिल्कुल अपनी पार्टी के साथ लॉयल्टी से खड़े हैं, वरना मैं किसी वर्कर को नहीं मरवाऊंगा। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं राजनीतिक छोड़ सकता हूँ, ये तो पता नहीं, मुझे लोगों की बड़ी मनसा थी कि 5 तारीख को आज बीजेपी ज्वाइन करेंगे, ये करेंगे, फलाना करेंगे, पता नहीं, मैं वो उस बात पे नहीं जाता। अच्छी बात है, चर्चा और खर्चा होना चाहिए, कोई इस बात का कोई वो नहीं है। खर्चा तो देख रहे हैं काफी हो गया। नहीं, देखिए, हनुमान जी का रोट था, मेरा जन्मदिन भी था और मुझे इस भगवान ने, मैं कह रहा हूँ प्रतिमा जी, मुझे यहाँ पहुँचाया है। मैं कहा, एक गरीब का, जब जिसका बाप 6 साल के को छोड़ के मर जाए और वो जिला परिषद भी बना दिया, MLA भी बना दिया और शोहरत इज्जत सब कुछ दे दी, तो मेरे इस भगवान ने क्या नहीं दिया है, क्या नहीं दिया। और मैं आपको एक दिल से कह रहा हूँ, मुझे इस भगवान ने जन्म दिया है, मेरे पास अगर वो भगवान खर्चा का दे देता है तो मैं कर दूंगा, नहीं देगा तो मैं नहीं करता। आप एक काम करना, वैसे एक राउंड लेना मेरा बादल हल्के का, बगैर उसके, देखिए मेरे विरोधी क्या कहेंगे मुझे नहीं पता, पर मैं आपको एक दिल की बात कह रहा हूँ। कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है, दिल से बता रहा हूँ, कि मेरे पास लाख रुपए भी नहीं होते घर पे, पर मेरा काका ताऊ या कोई आया ना, ईमानदारी से मैंने कभी खाली हाथ नहीं जाने दिया। मैंने चाहिए आपसे फ़ोन किया, किसी और से फ़ोन किया, मैंने हर दुख में, चाहे कोविड था, चाहे अभी किसानों की फसल उसका बाढ़ का था, चाहे किसी की भैंस मर जाओ, चाहे किसी की कुछ भी नुकसान हो जाओ, जो मुझे ड्यूटी लगाता है तो मुझे किसी का दुख मुझे देखा नहीं जाता। और एग्जैक्ट मैं बता रहा हूँ, आज लास्ट में मेरे जो अब की बार जो इलेक्शन था, ओम प्रकाश जी ने इतना जबरदस्त इलेक्शन पिछला भी नहीं लड़ा था, उससे पिछला भी नहीं लड़ा था, तो अब की बार लड़ा था, मुझे पता है कैसे लड़ा था। और इतनी बड़ी जीत, ये भी मैं आपको ईमानदारी से उस भगवान को साक्षी मानी कहता हूँ, मैंने ये किसी को कि पैसे दिए हूँ या कुछ, मेरे काका था, मेरे परिवार ने अपने बेटे को मजबूती से साथ दिया है, तो उसका एहसान मुझे जीवन भर है। तो ये चीज़ मेरी सबसे बड़ी कमाई मेरे काका ताऊ है। और भाई मैं तो आज भी कह रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं बादली की हल्के की जनता को अपनी चमड़े की जूती बना के परा दूं, मैं इनके एहसान इन्हीं की ही लड़ाई लड़ने के लिए मैं बिल्कुल इनकी बादली हल्के की लड़ाई लड़ूंगा। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मैंने जो नारा दिया शस्त्र शास्त्र और संविधान, मैं हर उस व्यक्ति की आवाज़ बनने के लिए तैयार हूँ जो किसी समाज के साथ अगर गलत होता है, ये भी नहीं बर्दाश्त करूंगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई भी 2 पैसे का व्यक्ति आए, किसी स्टेज के ऊपर आके किसी भी समाज की बैंड बजा के चला जाए और समाज ताली पीटते, नहीं, ये चीज़ कुलदीप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं पीछे जींद का भी देख रहा था, हमारे कांग्रेस के नेता हमारे समाज के बारे में कह के चले गए, मनुवादी सोच। अरे उनको शर्म आनी चाहिए। मेरे साथ बैठ, तुझे मैं बताता हूँ मनुवादी क्या होते हैं, कैसे कह देगा, वो चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूँ, मेरे लिए 36 बिरादरी मेरे लिए भगवान है। पर ये भी नहीं है कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कोई आए और कुछ बोल के चला जाए, ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये एक बर्थडे के साथ नया जन्म आपका पॉलिटिकली कम से कम शुरू हुआ बिल्कुल। एक चीज़ में प्रतिमा जी, आपने कहा, आपने
हर चीज़ कुछ न कुछ नया सिखा के जाता है। कोविड ने मुझे कुछ और सिखाया, इस राज्यसभा ने मुझे और कुछ सिखाया, जींद के एपिसोड के बाद मैं और कुछ सीखा। और जो नेताओं की ये जो सफ़ेद कपड़े पहन के जो जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं, समाज को तोड़ने का काम करते हैं, इससे मुझे मजबूती मिली। और मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, ये जन्मदिन के बाद मैं जैसे मैं अब 18 साल के बच्चे की तरह दोबारा से मेहनत करूंगा समाज के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि वाकई में आप पहले कांग्रेस पार्टी के भीतर तमाम चीजें सॉर्ट कर पाएं और एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभा पाएं, तभी तो दूसरी पार्टियों से भी लड़ेंगे, वरना तो कोई भविष्य दिखाई दे नहीं रहा है कांग्रेस। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक बात है। हरियाणा की जनता ये देखती है कि हमारी विपक्ष, हमारी आवाज़, हमारे पास आते हैं, कर्मचारी भी आते हैं, किसान भी आते हैं, युवा भी आते हैं। अगर हम विपक्ष की उसको मजबूती से नहीं उठाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना समय निकाला और मैं अपनी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ। बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कुलदीप वत्स को कांग्रेस में ही रहने वाले हैं। जो चर्चाएं थी कि भाई भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, कांग्रेस को अलविदा कह देंगे, वैसा कोई सीन नहीं है। लेकिन कांग्रेस में रहकर कांग्रेस के ही नेताओं के खिलाफ एक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, कांग्रेस की गुटबाजी के खिलाफ एक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। और राहुल गांधी से समय मांग लिया गया है। तमाम नाम लेके राहुल गांधी के पास पहुंचेंगे, एक एक नेता की शिकायत की जाएगी, बताया जाएगा कि कांग्रेस पार्टी को कौन नुकसान पहुंचा रहा है। कांग्रेस के हरियाणा में जो गुट हैं, उन तमाम नेताओं के पास भी पहुंचेंगे और उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई समझ जाओ, अब भी वक्त है। और अगर नहीं समझते हैं तो फिर उसके बाद फिर से कोई ऐलान करेंगे और उस ऐलान के जरिए कुछ और घोषणाएं भी होंगी, शायद पार्टी छोड़ दें, लेकिन अभी नहीं छोड़ने वाले हैं। शस्त्र शास्त्र संविधान की लड़ाई लेके आगे बढ़ने वाले हैं और प्रदेश के तमाम लोगों के हक की आवाज उठाने की बात ये कर रहे हैं। अब अपने मंसूबों में कितने कामयाब हो पाते हैं, लोगों का प्यार मिलता है, विश्वास मिलता है, नहीं मिलता है, क्या होता है, वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।